दोस्तों ये जो वीडियो अभी चल रही है आप लोगों के साथ में बहुत ध्यान से देखना इसको। ऐसी दुर्घटना किसी के भी साथ घट सकती है और कोई भी इसका शिकार बन सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि जब तक हमारे साथ में दुर्घटना न घटे तब तक हम लोग उसको सीरियस न लें। और इसको देखने के बाद में ये ऐसी चीज़ है जो दूसरों तक भी आप लोगों को पहुंचानी है। आप में से एक ऐसे भी फैमिली मेम्बर के द्वारा ये वीडियो मेरे साथ में शेयर की गई। ध्यान से देखो, फिर इसके बाद में इस वीडियो के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी किसी के भी साथ देखने को मिल सकती है। तो अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा आप लोगों को ऐसी दुर्घटना घटने से बचा सकती है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। दूसरों के साथ में जरूर ऐसी चीज़ें शेयर करिए ताकि कोई बाहर रहता है, अकेला रहता है, कई बार फ्लैट में लोग रहते हैं अकेले, खासकर महिला रहती है, उनको इस तरीके की एक तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो ये आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने समाज को जो है वो एक तरीके से ऐसा समाज बनाना है ताकि ऐसी दुर्घटना देखने को न मिले। शानदार डिस्कशन रहेगा, चक्षु खुल जाएंगे भाई साहब। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप लोगों के हर एक एग्जाम में आप लोग जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है मजा आने वाला है। इतने सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज कवर हो जाएगी। आर्टिकल इतने शानदार होंगे कि नॉलेजेबल होंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में और प्रैक्टिस के साथ में। हर एक आर्टिकल को डिस्कस करूंगा तो उसका सोर्स बताया जाएगा कि कहां से आर्टिकल उठाया गया ताकि आप लोग उसके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर सकें। बहुत ही शानदार तरीके से चीजें डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारी बात बोली गई, बोला गया एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज ईजी व्हेन यू आर लेजी। अगर आप लोग आज की डेट में भी आप लोग अपने अंदर से जो आलस्य नहीं भगा पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने सुना होगा आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी आलस आए तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो जिंदगी को अगर सुंदर बनाना चाहते हो तो इस आलस नामक जो एक शैतान है शरीर में से फेंकना पड़ेगा उखाड़ कर। और सबके पास में होता है, किसी के ऊपर हावी हो जाता है और कोई इंसान हावी नहीं होने देता है। तो आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को इस आलस से कैसे बचना है, क्योंकि हर एक काम को करने से रोकेगा ये आलस जब भी आप लोग कोई चीज स्टार्ट करेंगे। तो ये समझना पड़ेगा पहले आप लोगों को इसको, वरना ये आप लोगों के सर पे तांडव करेगा। ठीक है, कल का अगर शेड्यूल थोड़ा सा बना लेते हैं आप लोग आज का कि क्या करना है तो ये आलस कम हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है क्या करना है। आपका दिमाग सबसे ज्यादा आप लोगों के साथ में तब खेलता है जब आप लोगों को पता ही नहीं कि क्या करना है। इसलिए कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठकर पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि आज करना क्या है। एसएलवी प्लानर आप लोगों को मैंने दे रखा है, अगर आप लोग देखोगे स्टडी लवर चैनल पर जाना, टेलीग्राम के ऊपर में आप लोग यहाँ पर जब जाओगे ऊपर तो यहाँ पर आप लोगों को एसएलवी प्लानर जो है मैंने पिन भी किया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जाकर इसमें आप लोग ये भी रख सकते हैं कि कितने घंटे पानी पीना है, कौन कौन से कितना पानी पीना है और पूरा दिन को कितने स्टार दोगे। अपने ऊपर नजर रखना स्टार्ट करो, कौन कौन इसको यूज कर रहे हैं, यस या फिर नो बताइए। और जो यूज कर रहा है वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि जिंदगी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। आपको ही करनी है, कोई आप लोगों की जगह नहीं करेगा। कल कितने घंटे पढ़ाई करी और आज कितने घंटे पढ़ाई करने वाले हो जरूर बताना। ये प्लान आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं ये बोलूंगा कि अगर आप लोग आज की डेट में भी डिसिप्लिन अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं तो जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। अपने आप को एक तरीके से भुलावा देकर कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। सीरियस नहीं पढ़ाई करोगे तो आप नहीं करोगे तो दुनिया नहीं कर रही है, क्या दुनिया कर रही है भाई साहब। तो ये आप लोग सोचिए। एक और छोटी सी बात, किस किस को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, बहुतों को बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और बहुतों को तो बहुत लेट आ रहा है। तो ये मेरे हाथ में नहीं है यार, टेलीग्राम पर वीडियो टाइम पर पोस्ट कर देता हूँ। ये आप लोगों को देखना है कि कैसे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने चीज़ें एक तरीके से उन्हें सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है। ठीक है, वो बोल रहे हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब वीडियो देखता हूँ तो उसके अंदर में 30% लोग ऐसे 30 से 35 जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो यार ऐसे कैसे चलेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कम से कम टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो को जब आप लोग फीडबैक नहीं देते हो तो उसकी वजह से भी एक रीजन रहता है नोटिफिकेशन आने का। यूट्यूब उसी को नोटिफिकेशन देता है जो कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक करता है, कि पसंद कर रहा है उसको नोटिफिकेशन देता है। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए कैसे आप लोगों को चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक है,
कौन है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अभी चाइना की विजिट पर है, इसके बारे में बात करेंगे आगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, तो बताइएगा जरूर। तो अच्छे से ध्यान रखिए अपना यार, अच्छे से चीज़ों को लेकर चलिए, और जितने अच्छे से लेकर चलोगे अपने टारगेट को अचीव करोगे तो मजा आएगा आप लोग का भी और घर वालों का भी। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस होकर चीज़ों को अच्छे से करिए, ठीक है। आइए एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे शानदार तरीके से, डाउट होगा तो बताना जरूर, और फीडबैक जरूर दिया करो, उसके अंदर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो आसानी से आप लोग उसको लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं, 1 सेकंड लगती है, ओके। ये गाना किस किस ने सुना है? खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। कितना प्यारा सा सॉन्ग है ना। इसमें एक्टर कौन है ये बताइए। आखिर क्यों गाना गा रहा हूँ सुबह सुबह गाना इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि अभी बनारसी पान और इसी के साथ में 4 दूसरे और खाने उनको जीआई टैग का दर्जा मिला है, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और खासकर बनारस जो है वो फिलहाल एक ऐसा एरिया है जिसमें ये अकेला जीआई टैग नहीं है, और भी बहुत सारे जीआई टैग देखने को मिलेंगे। ये गाना किसका है बताना जरूर, किस मूवी का है ये बता दो तो आप लोगों को मान जाऊंगा कि आप लोग मूवी के कीड़े हो, ठीक है देखता हूँ कौन कौन बताता है। बनारस का जो पान है उसको जीआई का टैग मिल गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर। यानी कि अगर कभी भी कोई अब बनारस जाएगा तो ये जरूर बोलेगा कि पान खाकर जरूर आना है, ठीक है। मैं गया था बनारस जब मेरा बेसिकली वो नहीं कहते कि जो एफ-कैट था उसका एसएसबी हुआ था, एफ-कैट क्लियर होने के बाद में, तो तब बनारस गया था। और मेरा तो फ्रेंड भी है बनारस में बेसिकली रहता है। हालांकि मैंने पान वगैरह नहीं खाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था उस टाइम पे, भागड़ दौड़ में सारी चीज़ें रही थी। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं कि जब जीआई टैग किसी चीज़ को मिल जाता है तो उससे एक सिग्निफिकेंस ही हो जाता है कि आप लोग भी अगर कभी जाओगे तो कि यार जाएंगे तो बनारस का पान खाकर जरूर आएंगे। आखिर ऐसी क्या चीज़ है उसके अंदर कि उसको भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिल गया है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर याद रखिएगा, इसी के साथ में बनारसी लंगड़ा मैंगो यानी कि बनारस का जो लंगड़ा आम है उसको भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जीआई टैग मिला है। इसी के साथ में रामनगर भांता, ठीक है, BHANTA है। इसी ये ब्रिंजल यानी कि क्या है ये बैंगन आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ में राइच, इसी के साथ में राइस है, राइस मतलब चावल, जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर क्या, इसको बोला जा रहा है यहाँ पर अदामची, ठीक है, अदाम चीनी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक तरीके से 4 ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर आए जिनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि आप लोगों को समझनी भी है कि जीआई टैग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जिस एरिया में कोई जीआई टैग मिल जाता है ना भाई साहब, उस एरिया में उस प्रोडक्ट की औकात बढ़ जाती है। यानी एक तरीके से आप लोग बोलोगे कि वाह यार, एक तरीके से, ठीक है। तो एक मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल तक लोग उसको जानने लगते हैं, उसकी एक क्वालिटी रहती है। जीआई टैग का मतलब ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही दे दिया उठाकर, वो वहीं पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका ओरिजिन पॉइंट जो है मेनली, और उसका डुप्लीकेशन न हो इसके लिए भी जीआई टैग यहाँ पर दिया जाता है। तो जो बनारसी पान है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक तो एक तरीके से इसको माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर में बीटल लीव्स आप लोगों को देखने को मिलती है, नट देखने को मिलते हैं। अच्छा, किस किस ने खाया पहले तो आप लोग ये बताइए। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैं पान बनाना नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे नहीं कई बार पता चला कल को चलकर फिर बोले कि से एक बार प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बोला गया था कि पकोड़ा बनाना भी एक तरीका रोजगार है, कल को चलकर कोई बोलने पान बनाना भी एक रोजगार है, और वीर सर पान बनाना सिखा रहे थे, ठीक है देखिए वो सब एक कला है, पकोड़ा बनाना, पान बनाना, ये सारी एक कला है। तो एक तरीके से सबका अपना अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का। पर हाँ ये बात है कि अभी फिलहाल इसको जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ये मुगल एरा से, आज का नहीं कि आज का ही फेमस है, पुराने टाइम से यहाँ पर ये चीज़ें फेमस है, और इतने लंबे समय से यहाँ पर चीज़ें चली हुई आ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, हमारे देश के अंदर में आज की डेट में बहुत सारे जीआई टैग हैं। शायद ही कोई रीज़न ऐसा होगा जिसके एरिया से जीआई टैग नहीं आता है। तो आप लोगों के एरिया से कौन सा जीआई टैग फेमस है उसका नाम आप लोगों को बताना है। और आज की डेट में काशी, बनारस के अंदर से टोटल मिलाकर 22 ऐसे जीआई टैग आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कितनी एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि शानदार तरीके से यहाँ पर कल्चर है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाती है। यहाँ पर कितनी शानदार तरीके से आज के डेट में कला है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है। जीआई टैग की वजह से क्या होता है, लोकल जो इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिलता है, टूरिज्म भी वहाँ पर प्रमोट होता है। इसी की वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि लोग कई बार लड़ पड़ते हैं जीआई टैग के लिए, जैसे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल लड़ गए थे रसगुल्ले के लिए, किसको मिला था फिर बताइए जरा। तो जीआई टैग अपने ही आप में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखने वाली बात है। कुछ बेसिक बातें जो आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ जीआई टैग के बारे में, जिसको आप लोग भौगोलिक संकेतक बोलते हो हिंदी में। वैसे अपने एरिया का देखना जरूर पता होना चाहिए आप लोगों को।
इंडिया जो है वो मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको आप लोग WTO बोलते हो। तो WTO के द्वारा बोला जाता है, जिसके बेस पर यहाँ पर कुछ गाइडलाइन और उसके बेस पर हमारे यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट लेकर आया गया था 1999 में। यानी कि हमारे देश में अगर किसी प्रोडक्ट को GI टैग का दर्जा मिलता है तो वो पर्टिकुलर इस कानून के हिसाब से वो यहाँ पर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं GI टैग जो है वो डिफाइन कहाँ पर कर रखा है, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले WTO के अंदर GI टैग कहाँ डिफाइन कर रखा है, तो आर्टिकल जो है WTO का वो है आर्टिकल 22, यानी कि 22वां आर्टिकल है WTO का, जिसमें यहाँ पर बात की जा रही है कि एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग TRIPS बोलते हो। तो इसके अंदर में डिफाइन किया गया है GI टैग को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए हो सकती है। हमारे देश में सबसे पहला जो GI टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग के टी को दिया गया था। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस टी है, तो इसलिए यहाँ पर फेमस हो जाती है। और किस साल में दिया गया था ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ। तो देश के अंदर में टोटल मिलाकर कितने GI टैग हैं और आप लोगों के एरिया में क्या कोई GI टैग पाया जाता है, आप लोग बताएगा। क्योंकि एक टाइम पर अगर मैं बात करूं, ये GI टैगों की संख्या जो थी जब पढ़ना स्टार्ट किया तब थोड़ी कम हुआ करती थी, आज के डेट में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि आप लोगों को जब जाकर देखोगे तो 300 350 के करीब इनकी संख्या देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों को इनके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया कम से कम होना चाहिए। और GI टैग जानने का मतलब ये भी है कि आप पर्टिकुलर अपने देश के अंदर में किस एरिया में कौन सी चीज़ें फेमस है, उससे आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा पाओगे। तो ये अपने ही आप में एक तरीके से काफ़ी बड़ी बात है कि आप लोगों को पता है कि हाँ हमारे देश के अंदर में उस एरिया में वो चीज़ें फेमस है। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड जो प्रोडक्शन एक्ट है 1999 का, उसके थ्रू यहाँ पर ये चीज़ दी जाती है। हमारे देश के अंदर में रजिस्ट्रार ऑफ जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो यहाँ पर ये काम करता है। और इसका जो ऑफिस है वो आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, वो आप लोगों को चेन्नई के अंदर में देखने को मिलेगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता दी। अब कोई भी कन्फ्यूजन इसको लेकर हो तो उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ये कल का ही एक इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट बोलना चाहूँ, हालांकि मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ पर लेकिन वो स्टूडेंट नहीं है, वो अभी EPFO के अंदर काम कर रहे हैं। EPFO यानी कि APFC का जो पेपर हो रहा है, EPFO के जो पेपर हो रहे हैं उसके अंदर काम कर रहे हैं। और उनसे मेरी बात हुई लगभग मतलब 30 से 40 मिनट बात हुई। तो उनसे कई सारे बच्चे पूछ रहे कि सर इसकी एग्ज़ाम की डेट क्या होगी। ठीक है, तो जब मैंने उनसे बात की तो उनके द्वारा बोला गया कि सर अब तक हमारे पास में कोई भी सर्कुलर नहीं आया है, और जो नोटिफिकेशन अभी पब्लिक में यहाँ पर घूम रहा है जिसके थ्रू बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम की डेट जो है वो 2 जुलाई होगी। तो मतलब चांसेस, मतलब मुझे नहीं लगता है कि 2 जुलाई होगी। नॉर्मली 6 महीने का टाइम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है जब भी कोई फॉर्म निकलता है उसके बाद में। खासकर EPFO के बारे में अगर बात करें, अगर मैं हिस्ट्री उठाकर देखूं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में कोई सर्कुलर अब तक नहीं आया है। उन्होंने पहली बार नहीं, एक तरीके से जैसे आप लोग क्लैरिकल पोस्ट पर हो जाओ। ठीक है, मेरी उनसे बात कैसे हुई ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन है। उनका मेल आया था कि सर मैं जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए तैयारी करना चाहता हूँ और मुझे आपसे एक बार बात करनी है, मैं EPFO के डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ। तो वो कल जो है वो कोर्स का पार्ट बने। मैंने कहा कि 2.5 महीने में तैयारी कर लोगे, तो पता नहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस सा दिख रहा था मुझे। वो बोले थे कि सर मैं आपको बता सकता हूँ कि 2 जुलाई को पेपर नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये बात उन्होंने मुझे बोली, जो मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हो सकता है कि वो इंसान गलत हो सकते हैं, हो सकता है कि उनका अंदाज़ा गलत हो सकता है, पर लेकिन आप लोग जो है अपनी 2 जुलाई ही डेट जो है वो फिक्स करके चलो। वो तो बोल रहे हैं कि सर मुझे पता है कि पेपर जो है वो जुलाई में नहीं होगा, अगस्त या फिर सितंबर में होने वाला है पेपर। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट डेट होगी उसमें पेपर देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे पास में हमारे डिपार्टमेंट में एक सर्कुलर लाया जाता है और वो सर्कुलर जो है लगभग हमारे पास में 4 महीने पहले आ जाता है कि हाँ हम लोग इस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो अब तक वो सर्कुलर हमारे डिपार्टमेंट में आया ही नहीं है। तो उसके बेस पर यहाँ पर वो बोल रहे हैं, यानी कि वो अपना पुराना एनालिसिस कर यहाँ पर बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप तो फिर भी तैयारी तो उस हिसाब से करिएगा ना, ताकि आप लोग उसको तैयार कर लो। तो पिछली बार भी उन्होंने AO का पेपर दिया था तो वो काफ़ी कम मार्क्स से उनका रह गया। तो अब की बार जो है वो SLV का जो एक तरीके से जो पार्ट बने हैं कोर्स का पार्ट, तो मैंने बोला उनको कि बताना आप इसमें मतलब एक तरीके से ना अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि पहली बार कोई चीज़ आती है। तो उन्होंने देखा, तो एक तरीके से मतलब चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि डेट को लेकर आप फिर भी 2 जुलाई आप लोग फिक्स रखिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। बहुत ही रेप्यूटेड लोग जो हैं फिलहाल अभी जुड़ गए हैं, तो बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है चीज़ों को लेकर। मतलब
अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें अच्छी की है, मेहनत की गई है, इतने सारे टीचर्स मिल गए। उसने वो क्या बोला कि सर मैंने सोचा कि आप ही पढ़ा रहे हो सारा का सारा कोर्स। मैंने कहा यार 8-9 लोग लगे हुए हैं, पूरा उसमें 8-9 टीचर लगे हुए हैं जो सारी की सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, एक इंसान कैसे कवर कर सकते हैं इतने सारे सब्जेक्ट। तो मैं ये कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि आप लोग 2 जुलाई ही मान के चलो और उसी के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा। कई सारे बच्चे पूछ रहे सर डेट क्या होगी, डेट कुछ भी होती रहे, उसके बाद में जितना टाइम आप लोगों को मिलेगा वो प्रैक्टिस में आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग याद रखिएगा। तो 2 जुलाई फिक्स करके चलिए आप लोग, ओके। दोस्तों एक बात बोली जाती है, अगर किसी इंसान की असली फितरत आप लोगों को जाननी है ना, उस इंसान को थोड़ी सी पावर दे दो और फिर उसके बाद में देखो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को एक इंसान के ऊपर भी डिपेंडेंट, आप लोग देखते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएगी, और सेम स्टेटमेंट जो है वो एक देश के ऊपर भी अगर आप लोग इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सही एक तरीके सटीक आप लोगों को होती हुई नजर आएगी, बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल सही बात बोली गई है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, चाइना है, यही चाइना जब बात करता है सामने जाकर जापान से तो इसका अलग रिएक्शन रहता है, वहाँ पर जी पापा जी हाँ इस तरीके से बातें करता है। और यही चाइना जब बात करते हैं, इसको बात करें भूटान से, अपने पर्टिकुलर एरिया में लड़ाई हो रखी है उसको लेकर लड़ाई के बारे में, तो यही वहाँ पर दादागिरी दिखाता है। यानी कि इंसान वही है पर लेकिन इसकी फितरत बदलती रहती है। आप लोग खुद देखो, सामने अगर कोई ताकतवर इंसान हो तो इंसान जो है उससे इज्जत से बात करता है, पर लेकिन सामने कोई कबाड़ी वाला हो या फिर कोई रिक्शा वाला हो तो उसको इस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करता है, उसको ये दिखाता है कि अपुनिची भगवान है। ये वाली फीलिंग आप लोगों को नजर आती है यहाँ पर। अभी ये बातें मैं आप लोग क्यों बता रहा हूँ, चाइना और जापान ने मिलकर यहाँ पर हॉटलाइन सेट की है जिससे कि यहाँ पर मिलकर बातें की जा सके, और जो भी लड़ाई वाले एरिया हैं वहाँ पर जो छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं उनको यहाँ पर कम किया जा सके। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती हैं कि कुछ ऐसे लोकेशन जो कि आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज़ में है, एक तो उसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर और भी कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, खासकर इन पर्टिकुलर एरिया के बारे में जो कि अलग अलग देश उसके बारे में क्या क्या नाम रखते हैं और क्या क्या राय रखते हैं। अगर चाइना को माने तो चाइना ये बोलता है, उसका दोगलापन आप लोगों का, चाइना का मैं दोगलापन दिखाता हूँ आप लोगों को। जब बात आती है यहाँ पर आप लोग जाओगे इस पर्टिकुलर एरिया में साउथ चाइना सी में, तो वो ये बोलता है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो साउथ चाइना सी में घूमने जाया करते थे, तो इसलिए हमारे पूर्वजों का इस पर्टिकुलर एरिया में वास हुआ करता था, तो ये सारा का सारा रीजन जो है वो मेरा है। ये बोलता है कौन? चाइना। समझ रहे आप लोग यहाँ पर लेकिन जब ये सेम कंडीशन आती है इसकी यहाँ पर बात करने की अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के बारे में कि भाई साहब तुम्हारे पूर्वजों ने जो माना, अंग्रेजों ने जो माना वहाँ पर, तो तुम वो बातें मान लो, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं मानेंगे, हम तो अभी रिसेंट की बात मानेंगे जब से हम लोग यहाँ पर पावर में आए हैं, यानी कि चाइना आज़ाद हुआ 1 साल बाद में आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर लगभग हमारे देश के कंपेयर में 1-2 साल बाद में 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, हम हो गए थे 1947 में। तो ये बोलता है कि जब से हम लोग यहाँ पर पावर में आए तब से हम लोग बातें मानेंगे कि हाँ जो बाउंड्री थी हम लोग उनको मानेंगे नहीं, हम लोग जब आए हैं हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। इसीलिए वो बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपना रीजन बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में तो तुम अलग अपनी थ्योरी लेकर चलते हो, यहाँ पर तुम अपनी अलग थ्योरी लेकर चलते हो, तो ये अलग ही लेवल की बदतमीजी है। और एक सबसे बड़ी बदतमीजी क्या है, एक देश के 3 या 4 रीजन जो है अपने कंट्रोल में ले लेगा और फिर क्या करेगा, उसी देश के साथ में बार्गेनिंग करेगा कि ये तो तू ले ले और ये मुझे दे दे, ठीक है, ये दोनों में तुझे दे देता हूँ, ये मुझे तू ले ले। अबे भाई साहब ये तीनों के तीनों मेरे ही हैं, तू बार्गेनिंग करने वाला होता कौन है? तो इस तरीके की हरकतें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, और कई सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है, क्योंकि अक्सर जो है यहाँ पर इस तरीके के इंसिडेंट आप लोगों को चाइना के देखने को मिल रहे हैं। और ये ओनली हमारे साथ नहीं है, ये भूटान के साथ भी है, साउथ चाइना सी में भी है, और ये सारे देश जो यहाँ पर है, जैसे फिलीपीन हो गया, वियतनाम हो गया, ये चाइना की इन बदतमीजियों से बहुत ज़्यादा परेशान है। इतने परेशान है कि ये इंडिया से हथियार खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं और इंडिया इनको हथियार बेच रहा है ताकि कल को चलकर चाइना अगर कुछ हरकतें करे तो कम से कम अपने आप को ये डिफेंड कर सके। तो ये वाली सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को जो रीज़न दिखाने जा रहा हूँ वो यहाँ पर एक ऐसा रीजन है जिसको जापान भी क्लेम करता है, चाइना भी क्लेम करता है, और सारे इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ध्यान से आप लोग लोकेशन देखिएगा, ये है एग्जैक्ट लोकेशन जो सिंकाकू बे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, सिंकाकू आइलैंड। तो इस पर्टिकुलर रीजन को चाइना भी क्लेम करता है अपना, और इस पर्टिकुलर रीजन को जापान भी क्लेम करता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, दोनों इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर अभी कल को चलकर और बदतमीजी न हो, शांति में बातें आगे बढ़ सकें, तो दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करने की बात चल रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है।
जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला कि जो सिंकाकू आइलैंड द्वीप है यहाँ पर, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को मैप में यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर ताइवान हो गया उधर चाइना हो गया और इधर जापान हो गया। तो ये पर्टिकुलर रीजन इसको सारे अपने अपने नाम से पुकारते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। जैसे बोला ना मैंने, यहाँ पर अगर बात करेंगे जैसे यहाँ पर जापान हो गया तो जापान इसको सिंकाकू बोलता है। चाइना अगर बात करेंगे यहाँ पर, चाइना इसको बोलता है बेसिकली दायो, ठीक है। और ताइवान अगर बात करेंगे यहाँ पर, ये है तायो ताई, ठीक है। तो सबके अपने अपने वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इनके द्वारा यहाँ पर क्लेम किया जाता है। और ये ईस्ट चाइना सी के अंदर में देखने को मिलते हैं। लगभग 7 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जो कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। पर लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो इसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि समुद्र के अंदर में कोई ऐसी लोकेशन तो हर एक देश जो है वो उस पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। इससे फ़ायदा क्या रहता है, उसमें एक्सेस मिल जाती है उसको सारी चीज़ों की बिना कोई टेंशन के। तो ये बड़ा ही एक ऐसा फिनोमिनन चल रहा है आज के डेट में। इवन अंग्रेजों की बात करें, जब वो रूल कर रहे थे दुनिया के ऊपर, वो भी इन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जहाँ जहाँ उनको आइलैंड हाथ लगे। इवन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों से बात करता हूँ कि फ्रांस का आइलैंड है, ठीक है। फ्रांस का आइलैंड है आज की डेट में भी इंडियन ओशन के अंदर में। बताइए उसका नाम क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के डेट में, पहले जो इस तरीके से कि ज़मीन के ऊपर तो अपनी बाउंड्री खींच गई है, पर लेकिन ओशन के अंदर में बहुत जगह आप लोगों को लड़ाई होती नजर आएगी, क्योंकि वहाँ पर किसी की बाउंड्री नहीं खींची हुई है। वहाँ पर तो ज़मीन थोड़ी ना है कि वहाँ पर ये एरिया मेरा हो गया, लाइन खींच रखी है वहाँ पर तो भाई साहब ओशन है। तो वहाँ पर कोई भी आकर अभी जो भी ऐसा आइलैंड है उस पर अपना क्लेम दिखा लेते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन जो यहाँ पर नजर आई इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर, ये देखने को मिलती है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई तो जापान के द्वारा रिनाउंस कर दिया गया क्लेम नंबर ऑफ टेरिटरीज जो आइलैंड है इंक्लूडिंग ताइवान। 1951 में जो ट्रीटी हुई जिसको सेंट फ्रांसिस्को ट्रीटी बोलते हैं, यानी कि जापान ने इतनी अतकी मचाई थी ना भाई साहब। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, अगर उस टाइम पर यूएस से जापान के ऊपर बम ना गिराता ना, तो जापान आज की डेट में पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रहा होता, इवन इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये खौफ था दुनिया में, इतना ज़्यादा ताकतवर था जापान। ऐसे नहीं जापान शांत में है, जापान के ऊपर बम गिराकर बाकायदा उसकी जो है एक तरीके से ना गुस्से को उसको शांत किया गया कि ये दुनिया में कोहराम न मचा दे, तबाही न मचा दे। इतने शांतिप्रिय देश है, बुद्धिस्ट के देश आज के डेट में कहलाते हैं, उतने ही ज़्यादा खतरनाक जापानीज लोग उस टाइम पर हुआ करते थे। जब यहाँ पर सारा जो एरिया है वो रिटर्न कर दिया गया, तो फिर जापान आज के डेट में इसको क्लेम क्यों करता है, तो इसके पीछे एक ट्रीटी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो 1951 की ट्रीटी थी, जिसको सेंट फ्रांसिस्को ट्रीटी आप लोग बोलते हो। इंक्लूडिंग यहाँ पर ताइवान के सारी जो टेरिटरी है वो रिनाउंस कर दी गई थी जापान के द्वारा। पर लेकिन अगर बात करें जो ट्रीटी हुई थी जिसको यहाँ पर नैन्सी सूटो जो आइलैंड जो है उसके तहत में अगर बात करें, तो ये यूएसए की ट्रस्टशिप के अंदर में आ गया था और फिर इसने रिटर्न कर दिया था ये आइलैंड जापान को 1971 में। तो जापान कहता है कि सिंकाकू जो आइलैंड है वो पार्ट था यहाँ पर किसका, ये नैन्सी सूटो जो आइलैंड है उसका, इसलिए जापान से बिलोंग करता है। पर चाइना बोलता है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ये कोई इसका मतलब एक तरीके से चाइना इसमें ऑब्जेक्शन दिखाता है और बोलता है कि ये इसको डील को मानता ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि चाइना बिल्कुल वही हरकतें कर रहे हैं जो चाइना हमारे साथ में बोल रहा है कि कहता है कि तिब्बत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। भाई तिब्बत भी तूने हथिया है, ये तो बिल्कुल वही बात होगी, चोरी का सारा माल मैं ही रखूंगा अपने पास में, ठीक है। तो वो वाली हरकतें चाइना की आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि जहां जहां पर वो एरिया है मैंने चोरी कर लिया वो मेरा ही है। अबे कल को तुमको जेल में उठाकर डालेगा कोई, सारा माल तुम्हारे हाथ से निकल के जाएगा। तो ये कंडीशन समझ सकते हैं आप लोग आज के डेट में। जब इंसान ना जब ताकतवर होता है तो वो सोचता है ये भी अपने अंडर में ले लो, ये भी अपने अंडर में ले लो, पर लेकिन बाद में वो है मर के बैठता है। अभी चाइना का जो क्लेम है यहाँ पर टेरिटरी के ऊपर, वो यहाँ पर क्या बोलता है, जब भी किसी क्लेम के बारे में बोलते हैं कि एंशिएंट टाइम से, मतलब जहाँ पे देखो जहाँ पर ये क्लेम करने की बात आती है ना, तो फिर वहाँ पर ये एंशिएंट टाइम में चला जाता है। एंशिएंट टाइम से हमारे फिशरमैन यहाँ पर एक तरीके से मछली पकड़ने आया करते थे, वो इस एरिया को एडमिनिस्टर किया करते थे। ताइवान वाले रीजन की बात की जा रही है तो ताइवान का पार्ट है, तो यहाँ पर एक तरीके से जब यहाँ पर रिटर्न कर दिया गया ताइवान को जो ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के थ्रू, तो यहाँ पर ये सिंकाकू आइलैंड भी हमारा ही पार्ट हो गया, क्योंकि ताइवान भी हमारा ही पार्ट है। पहले ताइवान को ही अपना पार्ट बना लो तुम, ताइवान ही तुम्हारे हाथ से भागने के लिए तैयार है। तो ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से दोगला इंसान देखा आप लोगों ने कि उसका जो एक ही पर्टिकुलर तरीके से पर अगर दूसरा कोई उसका व्यू बनेंगे तो कुछ और बोलेगा और दूसरा कोई और पूछेंगे तो कुछ और बोलेगा, यानी कि स्टेटमेंट बदलता रहता है, ठीक है। तो दल बदलू टाइप का आदमी आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और इसका यही यहाँ पर दिक्कत नहीं है, अगर बात करें इस पर्टिकुलर रीजन में, यहाँ पर और भी आइलैंड है जो डिस्प्यूटेड है, जैसे कि कुरिल आइलैंड के बारे में याद रखिएगा। सिंकाकू आइलैंड मैंने बता दिया इंडिया, सॉरी चाइना
इंडिया और चाइना के बीच में चाइना और जापान के बीच में ऐसे कुरिल आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ पैसिफिक रीजन में है, ये रसिया और जापान के बीच में लड़ाई है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये तो एक ऐसा आइलैंड है जिसको बोलते हैं चागोज, आर्केपेलिगो। आर्केपेलिगो क्या होता है? बहुत सारे आइलैंड है, उनका एक समूह है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है, ये नॉर्थ इंडियन ओशन में है, ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में लड़ाई है, समझ रहे हैं। ये आप लोगों को मैं एक बार लोकेशन दिखाता हूं। ये पर्टिकुलर जो रीजन मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, ये पर्टिकुलर रीजन है इंडियन ओशन के अंदर में। और ये एक ऐसा रीजन है यार जिसको यहाँ पर आज की डेट में दुनिया मानती है कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है किसका है, ये पर्टिकुलर रीजन यूके का नहीं है। और ये यहाँ पर ये एक तरीके से जीत भी चुके हैं यहाँ पर मॉरिशस जो है उसको एक तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट में भी, पर फिर भी यहाँ पर ब्रिटेन जो है उस पर से अपना वर्चस्व जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब तुम कभी रूल किया करते थे, तुम कभी दुनिया में ऐसा रूल करते थे कि तुम्हारा सूरज नहीं छिपा करता था, लेकिन आज की डेट में तुम्हारा सूरज ऐसा छिप चुका है भाई साहब कि तुम अपने भी रीजन को बचाने के लिए रो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी स्कॉटलैंड के अंदर में रेफरेंडम की बात चल रही है। तो अगर स्कॉटलैंड के अंदर में रेफरेंडम होता है और यहाँ पर स्कॉटलैंड अलग हो जाता है तो जो यूनाइटेड किंगडम है ना, उसका एक किंगडम छोड़कर बाहर चला जाएगा। यानी कि जो दुनिया पर रूल करने वाला देश था, आज की डेट में अपनी जैसे तैसे इज्जत बचाने पर यहाँ पर अपनी जिंदगी जी रहा है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाइए कि एक टाइम एक वो नहीं कहते कि हमेशा जो टाइम है एक जैसा नहीं होता है, कभी कोई रंक तो कभी कोई राजा। तो वही यहाँ पर फिर बज जाता है उसका बाजा। तो आज सेम यूके का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। चलिए अच्छा है, वही यूके जो कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर यूके के अंदर जो हाई कमिश्नर है वहाँ पर खालिस्तान के झंडे फहराए गए। वो हमारे देश को तोड़ने की बातें मतलब एक तरीके सपोर्ट करा था हमारे देश के तोड़ने वाले लोगों को। वही यूके अब फिलहाल जो है अपने देश के अंदर में जो टूटने जा रहा है उसके बारे में देखते हैं कितने अच्छे से उसको बचा पाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है यार देखने में। मतलब एक तरीके से ना आप लोग देखो, अक्सर आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि इंसान के कुकर्म ना ही दिख जाते हैं। तो वही आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर नजर आएंगी कि ये कैसे कुकर्म कर रहे हैं, वो यहीं पर आप लोगों को नजर आ जाएंगे। ये एग्जैक्टली है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन मिले हुए हैं, कौन कौन से किंगडम है, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन से ये आंसर देता है, ठीक है। तो ये तो थी कुछ बेसिक बातें। मैप बेस्ड क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोगों का बन सकता है यार, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना। और खासकर जो ये मैंने अभी बताया कि कौन कौन का किस किस नाम से पुकारा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये नेक्स्ट मैंने आप लोगों को लास्ट वाली स्लाइड बताई है कि कौन कौन से और भी इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लड़ाई वाले रीजन चल रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बनते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं, जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ बैठे कि सिंकाकू आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, व्हाइट सी, फिलिपीन सी। तो सही आंसर क्या होगा आप लोगों का? ए बी सी एफ डी। तो याद रखिएगा सिंकाकू आइलैंड कहाँ है, तो ये मैंने बताया ईस्ट चाइना सी के अंदर में है, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों को बता दी, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बात करें सिंकाकू आइलैंड के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि इसको किस किस नाम से किस किस के द्वारा पुकारा जाता है। सिंकाकू इसको कौन बोलता है? जापान बोलता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर दियाओ यू द्वीप जो है यहाँ पर इनके एक आइलैंड जो है वो चाइना बोलता है। इसी के साथ में यहाँ पर तिया ओयुताई, ठीक है, तो ये आप लोगों को ताइवान बोलता हुआ नजर आता है। तो करेक्टली मैच करना है, तो ओनली 1 पेयर करेक्ट है, 2 पेयर करेक्ट है, 3 पेयर करेक्ट है, या फिर नन ऑफ द अबो पेयर करेक्ट है। तो आप लोगों के हिसाब से क्या करेक्ट है आप लोग बताइए। देखता हूं कौन सही आंसर देता है। सही आंसर बताइए, ठीक है। अटेम्प्ट कर लो एक बार आसानी से। और कितना इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टॉपिक, इससे आप लोग समझिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2022 में स्वयं यूपीएससी साक्षात यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया सिंकाकू आइलैंड जो है उसके बारे में, ठीक है। बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विद सिंकाकू, जो कि कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कौन सा आंसर होगा आप लोगों के हिसाब से। क्या है यहाँ पर? साफ साफ लिखा हुआ है सिंकाकू जो है चाइना और जापान के बीच में एक मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दीज आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी। सोचो यहाँ पर स्टेटमेंट देखकर साउथ चाइना सी लिख दिया, कहीं पर कुछ लिख दिया, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। तो इसलिए मैंने बोला कि जो क्वेश्चन है उसमें सी भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि वहां से आप लोगों के क्वेश्चन बनेगा। तो ईस्ट चाइना सी भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो ये है बिल्कुल। और लास्ट वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो सी होगा, क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ऑलरेडी यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप लोग समझ लीजिए टॉपिक कैसा है ये, तो यहां से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं छोड़ना है जो खासकर इस तरीके से न्यूज में रहता है।
और ये रिपीटेडली न्यूज़ में रहता है। ऐसा नहीं कि आपने आज कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है यार ये तो न्यूज़ में आ गया, ऐसा नहीं है। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है मुझे लगता है कि कम से कम ना होने में भी जैसे 6-7 साल में मैं इसको ना होने में भी मतलब 8 से 10 बार पढ़ा चुका हूँ। हर साल में कम से कम 2 बार मैं इसको पढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेडली न्यूज़ में आता रहता है। किसी न किसी रीजन की वजह से कुछ इशू आ गया तो एक बार न्यूज़ में आ गया, कभी हॉटलाइन चल रही है, कभी इनकी उन्हें कहते हैं कोल्ड लाइन चल रही है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जब कोई आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं ना, उसमें करंट अफेयर की सबसे प्यारी बात क्या होती है, आप बस कॉन्टिन्यूसली सुनते रहिए रेगुलरली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद अपने आप रिपीट होने लगती हैं। तो आप लोग देखो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने लगती है, ठीक है, तो वो रिपीट होने लगती है। हर 6-7 महीने में आप लोगों को वो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आ जाएगी। इस्लामिक कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, G20 के बारे में बात कर लीजिए, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लीजिए, ब्रिक के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, मतलब सार्क या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लीजिए, WHO पता नहीं इतनी बार न्यूज़ में आता है। समझिए आप लोग यहाँ पर। तो रेगुलरिटी बनाए रखना ही करंट अफेयर को अपने पकड़ में करने का सबसे शानदार तरीका है। ये मुझे तो ये समझ में आया पिछले अगर 6-7 सालों का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊं। जो करंट अफेयर में पकड़ करना चाहता है वो आज का करंट अफेयर आज ही खत्म कर दे, वो कभी करंट अफेयर में मार नहीं खाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत किनको होती है, कभी करंट अफेयर उठा के नहीं देखा है और फिर लास्ट में आगे बोलते हैं कि सर कैसे कवर किया जाए इसको। वहाँ पे सारा कहानी खराब, सारा खेला खराब हो जाता है, ये समझ लो। तो उस खेले से अगर बचना है तो अपने आप को सही पोजीशन में लेकर चलिए, रेगुलर डे बाय डे का करंट अफेयर कवर करिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और फिर मंथली वीडियो आप लोग की आती है, जैसे अभी आने वाली है मंथली वीडियो आप लोग की, जिसमें डिटेल में मार्च महीने का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को रखिए ताकि अच्छे से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सको। ओके, कैसा लगा फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो। कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई GST नहीं लगता है उसके ऊपर, 1 सेकंड लगती है और मुझे पता चल जाता है कि लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। और यूट्यूब को भी पता चलता है, बेसिकली मुझे तो चलता ही है। ओके, तो याद रखिएगा। काफी शानदार आर्टिकल है, डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर भी कवर किया गया और ये आर्टिकल तो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के अंदर भी यहाँ पर इसके बारे में बेसिकली आर्टिकल कवर किए गए। तो बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों से यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों को आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आएगा जिससे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों को 2016 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPSC के द्वारा। और देखिए अगर आप लोग स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं ना और UPSC का क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है तो आप लोग नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग SSC बैंकिंग CDS NDA की तैयारी कर रहे हैं और इस डिस्कशन से आप लोग बेसिकली वाकिफ हो रहे हैं तो आप लोग नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मेरा पूरा फोकस रहता है कि टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि प्रैक्टिस भी आप लोग ही हो जाए, तो कोई क्वेश्चन भी ना छूटे। तो इस तरीके से आप लोग अगर चीज़ों को तैयार करोगे तो एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। अब इसके बारे में बात करता हूं तो यहां पर बेसिकली ये न्यूज में क्यों है, एक रिपोर्ट भी आप लोग यहां पर तैयार हो जाएगी। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRENA आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IRENA, इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है। इसके साथ मिलकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जिस रिपोर्ट का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2022। यानी कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें यहाँ पर कितनी नौकरियां क्रिएट हुई हैं उसके बारे में यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर बोला जा रहा है कि लगभग 7 लाख के करीब नई जॉब क्रिएट की गई रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर में जस्ट इन 1 ईयर, यानी कि ये एरिया जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर और भी कई सारी लेबर आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो इससे रिलेटेड है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों का पेपर बन जाता है क्वेश्चन GS पेपर 3 के अंदर में, ठीक है। अभी जो बात की जा रही है आप लोगों में थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा जिससे कि आप लोग चीजों को यहां पर समझ सको, जिससे कि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सको। मान लीजिए सोलर पैनल बनाने हैं तो एक फैक्ट्री के अंदर आप लोग जाएंगे, फैक्ट्री में सोलर पैनल बनाए जाएंगे तो फैक्ट्री में यहां पर लोगों को जॉब मिलेगी, हो गया। इसी के साथ में जब ये सोलर पैनल बनकर तैयार हो जाएंगे, इनकी कोई टेस्टिंग भी करेगा कि ये सही है या फिर गलत है, तो वहां पर भी लोगों को जॉब मिलेगी, यहां पर जॉब क्रिएट होगी। फिर जब ये सोलर पैनल जो है कोई यहां पर इनको खरीद कर लेकर आएगा और इनको अपने घरों में या खेतों में ट्यूबवेल के लिए कहीं पर भी लगाना है तो वहां पर कोई ना कोई इसको इंस्टॉल करने आएगा तो वहां पर भी जॉब मिलेगी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पर जो फोटो वोल्टिक जो भी यहां पर ये सोलर पैनल है, जो भी यहां पर ये चीजें यूज की जा रही हैं, 2021 में 4.3 मिलियन लोगों को जॉब मिल चुकी है इसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये कौन बता रहा है, ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यहां पर ये बात बताई गई है कि भाई साहब इतने सारे लोगों का जो है घर चला दिया, इतने सारे लोगों का जब जॉब मिल गई तो शादी भी हो गई होगी, फिर आगे चलकर जॉब मिलते ही, ठीक है, फिर बच्चे हो गए आगे चल के, तो जिंदगी आगे उनकी बढ़ चुकी है, ऐसा नहीं कि वहीं पर ही रुके हुए। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर अगर बात करूं जॉब के बारे में, जब हम लोग बात कर ही रहे हैं, यहां पर आप लोगों को एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जो जॉब क्रिएट की गई है ये अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब मैं यहां पर बात करूं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी, यहां पर मैंने सोलर, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना,
सोलर फोटोवोल्टिक, ओनली सोलर पैनल वाले फील्ड की बात की जा रही है। पर लेकिन जब सारी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप लोग बात करेंगे तो 2021 में यहां पर 12.7 मिलियन जॉब क्रिएट हो चुकी हैं यहां पर। तो इसका मतलब 1 करोड़ से ज्यादा जॉब क्रिएट हो चुके हैं यहां पर, और अब तक की ये सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। 2020 में 12 थी, 2019 में 11.5 थी, ये इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये इतनी सारी जॉब जो है वो फिलहाल क्रिएट हो चुकी हैं। आप लोग बोलोगे वाह, पता नहीं चल रहा जॉब क्रिएट हो रही है, हम तक तो आ नहीं रही आएंगी यार, आएंगी, टेंशन मतलब, मेहनत करते रहो, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि सबसे ज्यादा जॉब जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ओल्ड टेक्नोलॉजी को मिलाकर, यहाँ पर ये लगभग जो थोड़ा सा पुराना डेटा है ये देखने को मिलेगी। बाकी सोलर फोटोवोल्टिक में पहले नंबर, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो लिक्विड बायोफ्यूल, इसी के साथ में हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, सोलर हीटिंग कूलिंग, सॉलिड जो यहाँ पर बायोमास, इस तरीके से अलग अलग एरिया में जॉब क्रिएट हुई है आप लोगों के सामने यहाँ पर। तो ये जॉब जो क्रिएट हो रही है, अब एक आप लोगों के सामने यहां पर ये आना चाहिए कि सबसे ज्यादा जॉब जो है वो कहां पर क्रिएट हुई है। तो इसके लिए आप लोगों को यहां पर ये स्लाइड देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो जॉब जो है वो चाइना के अंदर क्रिएट हुई है, अब तक की सबसे ज्यादा जॉब, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों के सामने यहां पर फिर देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्राजील हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा जॉब क्रिएट हुई है। पर जो सोचने वाली दिक्कत है वो है यहां पर जब हम लोग जॉब को काउंट करते हैं, जॉब तो मिल जा रही है, हाँ भाई जॉब मिल गई भैया, जी हाँ बिल्कुल मिल गई, पर लेकिन किसको मिल गई, मतलब किसको मिल गई वो जॉब, लड़के को मिल गई कि लड़की को मिल गई, तो ये सोचने वाली बात है। तो यहां पर जो लड़कियों को जॉब मिल रही है वो कम है एज कंपेयर टू जो जॉब लड़कों को मिल रही है। और यहां पर एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई सोचने वाली कि एक तरीके से जेंडर डिफरेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जब ये जॉब क्रिएट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 2/3 जो भी यहां पर जो जॉब क्रिएट हो रही है वो ऑल जॉब्स जो है वो अकेले एशिया के अंदर निकल कर आ रही हैं। जब मैं एशिया शब्द यहां पर यूज कर रहा हूं तो ये मैप अपनी निगाहों में बसा कर रखिएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया जो एशिया जो वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें इंडिया, ये आप लोगों को यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, ये वाला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर आप लोग जाएंगे तो आप लोग साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ये सारा एरिया जो है इसको आप लोग एशिया बोलते हो। तो सबसे ज्यादा जॉब जो है वो एशिया के अंदर क्रिएट हुई है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और ब्राजील के अंदर में 10% के करीब, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के अंदर में लगभग 7% के करीब जॉब क्रिएट हुई है। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो इसके क्या हो गया, आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब एक तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं यहां पर, एक तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स क्रिएट कर पा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कहीं ना कहीं हम लोग कम कर पा रहे हैं, और इसी के साथ में यहां पर इंप्लॉयमेंट हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये काफी फायदेमंद है। तो इसकी वजह से खासकर उन एरिया में जहां पर हम लोग खंबे नहीं लगा सकते हैं, जहां पर हम लोग कोई और दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं जाकर, वहां पर भी हम लोग इस तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो ये काफी अच्छा आप लोग तरीका यहां पर बोल सकते हो। पर सबसे जो एक बुरी चीज यहां पर अभी देखने को मिल रही है, मैक्सिमम सोलर पैनल जो है, ये इस तरीके की चीजें जो हम लोग जो है वो इंपोर्ट करते हैं, जैसे चाइना से या फिर दूसरी कंट्री से। तो अभी अच्छी चीज क्या हो रखी है, यहाँ पर हम लोग अपने काम करना स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें, चलो खरीद कर तो हम लोग लेकर आ गए वहां से, पर लेकिन इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा ना हम लोग चाइनीज लोगों को पढ़ के लेके आएंगे, उसके लिए तो हमारे लोग हैं वो अपने आप यहां पर इंस्टॉल करेंगे। जैसे नहीं आप लोग एसी खरीद कर लेकर आ जाते हैं, तो एसी को इंस्टॉल करना है घर में, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या हो गया, तो आप लोग क्या करते हैं कि भाई साहब आज इंस्टॉल करने वाला कोई अपना ही देश का आएगा ना, ऐसा थोड़ा ना जापान की एसी लगा रहे हो तो जापान को कोई मेंबर वहां पर इंस्टॉल करने आ रहा है उसको। तो ये चीजें हमारे देश में बेसिकली जॉब जो क्रिएट हो रही है वो हमारे लोगों के लिए होंगी, जब कम से कम एटलीस्ट इंस्टॉलेशन के बारे में जब हम लोग यहां पर बात करेंगे तो, ओके। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूं यहां पर, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फोटोवोल्टिक में सबसे ज्यादा जो जॉब क्रिएट हुई वो हुई चाइना के अंदर में, ठीक है। इंडिया के अंदर में जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, हम लोग अक्सर इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए इंस्टॉल करने में हमारे यहां पर जॉब क्रिएट हुई है। जब यूरोप के अंदर आप लोग जाओगे तो यूरोप के अंदर में लगभग 40% के करीब वर्ल्ड की विंड एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों को प्लांट देखने को मिलेंगे, तो उसमें वहां पर जॉब क्रिएट हुई है काफी लार्ज स्केल पर। डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में जब आप लोग जाएंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में काफी ज्यादा जॉब यहां पर क्रिएट हुई है। बायोफ्यूल की जब आप लोग बात करते हैं तो बायोफ्यूल से बी से बायोफ्यूल और बी से ब्राजील आप लोग याद रख सकते हैं इस तरीके से, और विंड में यहां पर यूएस से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से जॉब जो है वो क्रिएट होती है, आप लोगों को नजर आती है। फिलहाल सबसे फास्टेस्ट जो ग्रोइंग सेक्टर है वो कौन सा है, वो याद रखिएगा सोलर एनर्जी वाला सेक्टर है। सोलर एनर्जी के बारे में मैंने अभी आप लोगों को सबसे पहले इसी के बारे में बात बताई कि 4.3 मिलियन जॉब जो है वो अकेले सोलर एनर्जी के अंदर क्रिएट हुई है, बाकी टोटल मिलाकर 12 हैं, तो 1/3 आप लोगों को देखने को मिलेगी ये ओनली सोलर एनर्जी से निकल कर आ रही है।
तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जितने भी यहाँ पर ये जॉब क्रिएट हुई हैं वो सबसे ज्यादा आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को, सॉरी चाइना के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाइना के बाद में यूएसए, इंडिया, ब्राजील, ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जो डायरेक्टली जॉब मिली है इंडिया के अंदर में 70 से 80 हजार लोगों को इंडिया के अंदर में डायरेक्टली आप लोगों को जॉब देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। जिसमें अगर बात करें इसी के साथ में फिर कीनिया, नाइजीरिया और युगांडा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों को बताई कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो डेटा थोड़ा सा यहां पर सोचने वाला है। जो लड़कियों को जो यहां पर जॉब मिली है इंडिया के अंदर में वो ओनली 21% है। बाकी की जो जॉब यहां पर मिली है 79% वो लड़कों को मिली है। अगर सबसे अच्छा जो वुमेन का शेयर देखने को मिलेगा तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कीनिया के अंदर में। कीनिया के अंदर में सबसे ज्यादा लड़कियों को जो मिली है और वो मिली है 41% के करीब, ठीक है। इसी के साथ में इथोपिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इथोपिया में यहां पर लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 37% के करीब यहां पर, और नाइजीरिया में यहां पर लगभग 28% के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली जो जॉब मिली है वो मिली है लड़कियों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। 30 यहां पर डेटा आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत आना इसको, ये सारा का सारा डेटा जो है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा देता हूं, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी बातें आप लोग हैं तो सारा डेटा आप लोगों के सामने यहां पर, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा इसके बारे में। आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो सारे डाउट जो है वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल लड़का और लड़की में एक जेंडर डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहां पर दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन यहां पर यह है कि सबसे पहले एक डिसेंट जॉब मिल रही है, पर लेकिन इसकी वजह से जो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल प्रोटेक्शन नहीं रहता है। जो भी यहां पर वर्कर इसके अंदर काम करते हैं तो उनके लिए सोशल प्रोटेक्शन स्कीम, कल को डेथ हो गई, इंस्टॉल करते करते कोई दिक्कत होगी, उसका ध्यान कौन रखेगा? तो उसके ऊपर फोकस थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो यहां पर एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलनी चाहिए कि हाँ कल को ऐसी दिक्कत हो रही है तो भाई साहब देखो यार इनका। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है यहां पर जो डिसेंट जॉब नहीं रहती है, अगर बात करें जैसे ऑफिस की जॉब होती है, एक डिसेंट जॉब होती है। अगर यहां पर अगर किसी को इंस्टॉल करना है तो ये थोड़ा सा इंसान जो है एक मैकेनिकल टाइप की जॉब यहां पर देखने को मिलती है। खासकर लड़कियां जो है वो आप लोगों को इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करती हुई नजर नहीं आती है, तो ये इशू आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है तो एक अच्छी चीज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ये तो मैंने आर्टिकल आप लोगों को कवर करा दिया। अब यहां पर मैं आप लोगों से थोड़ी सी जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। आप लोगों से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जब बनाई गई थी तो जर्मनी के अंदर बनाई गई थी 2009 में, पर हेडक्वार्टर आप लोगों का इसका आबू धाबी यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? ये होगा यूएई के अंदर में। जब जूम करोगे आप लोग यहां पर तो यहां पर देखिए ये हो गया यूएई, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसकी कैपिटल है आबू धाबी। याद रखिएगा, कई सारे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं एक सेकेंड। आबू धाबी कैपिटल, दुबई कैपिटल नहीं है। फेमस दुबई है, आबू धाबी फेमस नहीं है इतना जितना दुबई फेमस है, पर लेकिन कैपिटल इसकी आबू धाबी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर इस तरीके की चीजों को सपोर्ट करती है। और यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे लेकर चलना है इंडस्ट्रियलाइज और डेवलप्ड कंट्री के अंदर में, उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन और थी जो यहां पर मिलकर काम कर रही थी, तो दो ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर हो गई। यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट जो है वो किस किस के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो यहां पर वर्ल्ड इंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और ग्लोबल वेज रिपोर्ट दोनों जो है वो यहां पर इंटरनेशनल जो लेबर जो यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करती है कंप्लीट। ये लीग ऑफ नेशन जब पहली बार बना था, अभी आप लोगों को यूएन देखने को मिलता है ना, ये यूएन नहीं है, इससे पहले लीग ऑफ नेशन देखने को मिलता था, अभी यूएन आप लोगों के सामने है। तो वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था ना पहला, उस टाइम पर यहां पर ये चीजें बनी थी, ठीक है। तो यहां पर ये 1919 में यहां पर जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आप लोगों को देखने को मिली, इसके थ्रू इसको बनाया गया था। और 1946 में यहां पर ये फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी निकल कर आई। इसने इतना अच्छा काम किया भाई साहब, 1969 में इसको नोबेल पीस प्राइज तक मिल गया। ये अकेली ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूएन की, जिसमें तीनों यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट जो काम करने वाले और काम देने वाले तो सारे यहां पर एक साथ में काम करते हैं। यानी कि जॉब जो मिलती है वो एक इसको मतलब ये काउंट करती है। सरकार भी होती है इसमें, सरकार के साथ में यहां पर वो होता है जो कि जॉब देने वाला है और जो जॉब करने वाला है, तो तीनों को एक जगह इकट्ठा लेकर आती है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा वर्कर्स के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। स्विट्जरलैंड और जनेवा में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिनसे अक्सर आप लोगों के क्वेश्चन यहां पर पूछ लिए जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए। वैसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए यहां पर मैंने डाल दी है, इनको भी आप लोग देख लेना कि ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां पर एक तरीके से राइट टू वर्क को मेंटेन रखना, डिसेंट एक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए काम करने के लिए, सोशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और यहां पर सोशल डायलॉग भी यहां पर होना चाहिए। तो उसके ऊपर यहां पर ये एक तरीके से काम करते हैं।
और आईएलओ के 8 कोर जो कन्वेंशन है इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा चुके हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया फोर्स लेबर को मना करता है यहां पर। ये बच्चों के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी यहां पर कि बच्चे यहां पर बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो चाइल्ड को लेकर यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। इसी के साथ में राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव जो बार्गेनिंग कन्वेंशन था ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वल रेम्यूनरेशन यानी कि महिलाओं को ज्यादा पैसे नहीं मिलते, मर्दों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो फोर्स लेबर भी नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मिनिमम एज के बारे में बात की जा रही है। तो ये 8 कोर सेक्टर आप लोगों को इसके देखने को मिलते हैं, कन्वेंशन बोल सकते हैं, जो कि इंसानों को एक सही तरीके का काम मिलना चाहिए उसके ऊपर काम करते हैं। अपने आप में ये काफी बड़ी चीज है यार। देखिए बनाने वाले तो बनाकर चले गए, पर लेकिन इंप्लीमेंट करने वाले उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर निकल कर आती है, जिसके ऊपर काम करने के लिए यहां पर बोला जाता है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो काफी जरूरी है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा। बात की जा रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज जो है पीस प्राइज कब मिला था, ये आप लोग बताइए। अभी डिस्कस किया 1968, 1969, 1970 या 1971। तो देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर स्टेब्लिश की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। यहाँ पर स्टेब्लिश जो बेसिकली यहाँ पर इसी के साथ में स्टेब्लिश की गई थी जो ट्रीटी ऑफ वार्साई है उसके थ्रू 1919 में, और स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि यहाँ पर यूएन के अंदर में 1946 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये आई। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ये आप लोगों के सामने सही आंसर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बाकी आप लोगों के सामने हो गया कि नोबेल प्राइज जो है वो कब मिला है। ये क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, तो इसको आप लोग देख ही सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, तो अच्छे से अटेम्प्ट करो ताकि कंफ्यूजन ना हो माइंड में। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बात कर रहा है आईएलओ कन्वेंशन के बारे में, और यहाँ पर इसके जो पर्टिकुलर ये एक इसके जो टारगेट है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। क्या क्या है यहाँ पर? C98 इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन। इसका तो मुझे कंफर्म है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 100 है, और मैंने इसको जब याद किया था मैंने कहा इक्वल रेम्यूनरेशन मतलब 50-50 होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है। बाकी C11, C11, 111, C138 और C182। ठीक है, तो ये सारे के सारे सही गलत आप लोगों को बताना है। ओनली 1 पेयर सही है, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। फिर से बोल रहा हूं यार, वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में मेहनत लगती है। कम से कम उसको अटेम्प्ट करने की तो आप लोग थोड़ी सी जद्दोजहद उठाया करो, वरना क्या फायदा इन क्वेश्चन को क्रिएट करने का। ठीक है, तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आंसर बताना, उसके बाद में आंसर देखना। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर यहाँ पर सी सही है, अगर आप लोग इसको देख पा रहे हैं। सारी चीजें आप लोगों के सामने 100 वाला कम से कम याद रखिएगा, भूलोगे नहीं। इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन है 1951 का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है यहाँ पर 2016 में। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं कि आर्टिकल 50, जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आर्टिकल 50 जो है संविधान का अनुच्छेद जो 50 है, वो किसके बारे में आप लोगों से बातें करता है? ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, जो कि आप लोग जो है इसका आंसर आई होप कि सही तरीके से इसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, और फीडबैक जरूर देना यार। फीडबैक जैसे भी आप लोगों को लगे, अच्छा लगे, उस तरीके से बता दीजिए, लाइक या डिसलाइक कर। अरे हाँ, फीडबैक से एक चीज़ याद आई। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पापा जो है वीडियो सुन रहे थे, और वीडियो सुनकर जो है मतलब वीडियो चलाते चलाते जो है सो गए। और मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, कई दिन हो गए, मैंने देखा वीडियो चलाते हैं और सो जाते हैं। तो मैंने पूछा कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उनके द्वारा बड़ी ही प्यारा सा रिप्लाई किया गया। वो कह रहे हैं कि देखो यार, मैं बेसिकली वीडियो तो मैं सुनता हूँ थोड़ा बहुत, जितना मुझे सुनना है, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बेसिकली बैलेंस डाइट, मतलब वो भी बोल रहे हैं बैलेंस डाइट, कह रहे हैं कि जो तुम्हारी बैलेंस डाइट है, तो सर जो है उसका कुछ भी तुमसे जो है फीस नहीं लेते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम इसको चला के छोड़ दूँ, तो इससे जो है सर को थोड़ा सा फायदा हो जाए। कितने क्यूट है ना अंकल जी। अरे ऐसा नहीं, मतलब खुद भी चलाते हैं और मम्मी को भी बोलते हैं कि लेक्चर को चला के छोड़ देना, क्योंकि कह रहे हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि पापा मानते हैं कि फ्री में एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो वैसे तो वो कुछ बताते नहीं है, तो हम अपनी तरफ से बस ये करते हैं। तो यार ये देखो, ये प्यार होता है। मैंने किसी को बोला थोड़ी ना कि आप लोग अलग अलग मोबाइल में चला के रख दो इस तरीके से। एक बच्चा बोला है सर मैं मम्मी के मोबाइल से भी आपकी वीडियो लाइक करता हूँ। ये एक तरीके से प्यार ही तो है। अगर आप लोग इसको देखो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं फोर्स कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं लेक्चर नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल लेक्चर को बंद कर दूंगा। ये आउट ऑफ द वे जाकर जब लोग हेल्प करते हैं किसी की, तो ये वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। और जब ऐसा प्यार जब आप लोग दिखाते हैं यार, तो मतलब एक अलग ही लेवल का मजा आता है। तो इसलिए बोलता हूँ ये एक कनेक्शन होता है जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है जब दिल से इंसान जो है किसी के साथ में दिल से कनेक्ट होता है। और हाँ, दिल से दिल की बात आई, जब भी मैं किसी पर्टिकुलर कमेंट को हर्ट देता हूँ,
तो वो हट जो है वो हट जाता है जब आप लोग उसको एडिट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब का ये मानना है कि जिस कमेंट को हट दिया गया वो कमेंट आप लोगों ने चेंज कर दिया, इसलिए वो हट गया। एक बच्चा कह रहा है कि सर डेली मेरा हट हटा देते हो आप। मैं आप लोगों का हट हटा के कहाँ जाऊँगा यार, मैं हट नहीं हटाता हूँ। उस कमेंट को एडिट कर देते हो तो हट जाता है। अगर आप लोग कोई कमेंट कर देते हो उसको हट दे दिया है तो फिर उसके नीचे दूसरा कमेंट कर दिया करो, उसको एडिट मत किया करो, एडिट करते ही वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जो एडिट करते हो उसकी वजह से वो हटता है, ठीक है। तो छोटी सी एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी जिसमें कई सारे बच्चे जो मेल कर रहे हैं इसके लिए, सर 2 दिन से मेरा हट गायब हो जा रहा है। तो यार वो हट गायब नहीं हो रहा है, एडिट करने की वजह से वो दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली फीडबैक जरूर दे दिया करो। तो ये था पूरा आर्टिकल, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हर तरीके से आर्टिकल मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो काफ़ी शानदार आर्टिकल था यार, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और पूछे जा चुके हैं, ये वाला मैंने बताया भी था आप लोगों से, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आंसर राइटिंग का तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करो कि मजा आ जाए तैयारी करने में, ओके। दोस्तों इस दुनिया में जब जब कोई ऐसा आविष्कार हुआ है जिसने दुनिया को चेंज करके रख दिया, वो एक ऐसा आविष्कार होता है कि कहीं ना कहीं उसको आने वाली सदियां याद रखती हैं। आप लोग खुद सोचो, जब पहली बार पहिए का आविष्कार हुआ होगा उससे पहले जिंदगी कितनी टफ रही होगी, कि जिंदगी एक तरीके से पहिया से पहले लोग चीज़ों को घसीट कर ले जाते होंगे। और फिर उसके बाद में जब पहली बार कि ऐसा कुछ बनाया जा सकता है तो कितनी आसान हो गई ज़िंदगी। आज के दिन में लोग जो हैं जो अपना बैग लेकर चलते हैं उसमें भी आप लोग ट्रॉली, मतलब एक तरीके से उसमें पहिया लगा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो आविष्कार होते हैं उसको अगर सही डायरेक्शन में लेकर चला जाए तो हमेशा लोगों की हेल्प करते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन अगर उस आविष्कार को लेकर लोग अतकी मचा दें कि भाई साहब इतना कुछ कर डाले उसमें कि बस यही है जो कुछ है, उसमें इतना घुस जाएं, एक तरीके से कहीं ना कहीं हर गली नुक्कड़ चौराहे पर एक तरीके से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिले उसके बारे में, तो उन्हें कहते हैं कि अति किसी चीज़ की भी नुकसान पहुंचा देती है। पहली बार जब पॉलीथीन का आविष्कार किया गया तो भाई साहब लोग क्या चीज़ बना दी, कितनी सस्ती, ना तो गलती है भाई साहब, कितने दिनों तक पानी के अंदर डाल के रख लो, ठीक है। सस्ती इतनी है जिसकी कुछ हद नहीं है, आप लोग कितनी बार धो धोकर उसका इस्तेमाल कर सकते हो, रीयूजेबल भी है। ऐसा आइटम बना दिया, क्या बना दिया, पॉलीथीन बना दी। वही पॉलीथीन आज के डेट में गले की फांस बनी बैठी है। सेम सिचुएशन अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है सोलर पैनल के बारे में। आज के डेट में हम लोग बोल रहे हैं कि सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, शानदार तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग बनाते हैं और उसको बहुत ही मस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पर लेकिन जब उसका वेस्ट निकल कर सामने आता है तो वो इंसानों को डराने वाला है। आज के डेट में इतने बड़े बड़े एक तरीके से एरिया जो हैं सोलर पैनल के आज के में देखने को मिल रहे हैं जहां पर बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। तो इसको कैसे मैनेज करना है, तो सही बात यह कि मास्क लगाने के लिए बोला तो गया कोविड-19 के टाइम पर जो मास्क का वेस्टेज जनरेट हो गया वो एक तरीके से लोगों के लिए चिंता का रीजन बन गया था कि मास्क के एक तरीके से टिल्ले लगे हुए दिखने लगे कि जहाँ जहाँ देखो मास्क पड़े हुए हैं। तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो असली इंसान वो होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को जब बनाए उसके साथ में सॉल्यूशन भी ढूंढ ले कि भाई साहब इसको कैसे मैनेज करना है। तो अभी यहाँ पर इसी के ऊपर बात चल रही है। सोलर पैनल एक ऐसा एरिया है जिसमें लोग अभी घुसे हैं यहाँ पर सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो फोकस ये किया जा रहा है कि कैसे मैनेज करना है, कल को इसका वेस्ट अगर निकल कर आता है तो। पर लेकिन अब तक उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो बोला गया डिस्पाइट द एफर्ट ऑफ इंडियन पॉलिसी मेकर टू दे ट्रांजिशन टू ए सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, जो वेस्ट होता है उसको भी फिर से यूज कर उसको एक प्रोडक्ट में इस्तेमाल करो। अगर बात करें लैक ऑफ क्लैरिटी देखने को मिल रही है वेस्ट मैनेजमेंट में जब सोलर की फोटोवोल्टिक हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक ऐसी इंडस्ट्री है, हर तीसरा इंसान आज के दिन में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि भाई साहब इसमें ना तो आप लोग को बाहर से कुछ खरीद कर लेकर आना है लोगों से, मिट्टी का तेल, क्रूड ऑयल, फ्रांड इमकाना, सारी चीज़ें अपने आप से आप लोग यहाँ पर एक बार लगा लिए और मज़े से इस्तेमाल करो। पर लेकिन दिक्कत क्या है, ये पैनल जो है ना, इन पैनल को आज भी हम लोग सिस्टमेटिक वे में अपने देश में उस लेवल पर मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग कर सके। इनको आज के डेट में भी हम लोग जो हैं बाहर से परचेज कर रहे हैं और चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का हब बना हुआ है इसका। तो सोचो जब ये हमारे देश में चीज़ें आ रही हैं, हम लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इनका वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको मैनेज करना जान ही नहीं रहे, उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी भी नहीं है, तो कितनी ज़्यादा खस्ता हालत हो सकती है। पता चला कुछ और 20 साल बाद में जैसे पॉलीथीन के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, पता चला कि सोलर पैनल के ऊपर बैन लगाया जा रहा है कि भाई साहब इतना अति हो चुकी है, इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो चुका है, इनकी वजह से बड़े बड़े पर्वत तैयार हो गए जिसमें सोलर पैनल पड़े मिल रहे हैं बस आप लोगों को।
तो ये जरूरी है। इसलिए कहते हैं किसी भी चीज़ की अति जो है ना वो इंसान को हमेशा क्षति पहुंचाती है। तो अति का मतलब ही क्षति है। तो अगर आप लोग किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो चीज़ इतनी हावी हो जाएगी कि ये दिखने लगेगा कि यार कहाँ आकर फंस गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको आप लोग बोल सकते हैं फोटो वेस्ट। ये एक तरीके से फोटोवोल्टिक वेस्ट, ये एक तरीका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इतना हजार्स होता है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो यहाँ पर सोलर पैनल उस कैटेगरी में आप लोग डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो फोटोवोल्टिक सेल ये होती हैं, बेसिकली जो पैनल बनाए जाते हैं, इसमें टॉक्सिक मटेरियल होता है। टॉक्सिक मटेरियल जैसे इसके अंदर में आप लोगों को लेड देखने को मिलेगा, शीशा इन्वायरमेंट को बहुत ही लार्ज स्केल पर पोल्यूट कर सकता है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। तो इसका फोटोवोल्टिक जो वेस्ट है ये एक तरीके से स्क्रैप के तौर पर भी आप लोग बोलते हैं, कई बार इसको एक तरीके से यूज करते हैं। तो ये इंक्रीज होता जा रहा है। ये बात की जा रही है कि 4 से 5 फोल्ड ही है, नेक्स्ट डेकेड में बढ़ जाएगा। इनके जितना है अभी आने वाले एक दशक के अंदर में ये इसका 5 से 10 गुना होने वाला है। तो अगर आज ही हम लोग इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कैसे मैनेज कर पाएंगे? इसको आप लोग सीधा सीधा समझ सकते हैं। आज एक वीडियो आई आप लोगों के सामने करंट अफेयर की, आप लोगों ने वो वीडियो देख ली। कल एक वीडियो आई आप लोगों के सामने, कल वो वीडियो आप लोगों ने देख ली। परसों थे भाई साहब आप लोग बिजी, परसों कुछ दिक्कत हो गई, आपका मूड सही नहीं था या फिर मूवी देखने निकल गए, परसों की वीडियो आप लोग नहीं देख पाए। तरसों की बात करें, फिर आप लोगों ने एक वीडियो आधी देखी आधी छोड़ दी। उसके नेक्स्ट डे वाले फिर आप लोग नहीं देख पाए, फिर कोई आप लोग का एग्जाम था, कुछ भी था, आप लोग वो वीडियो नहीं देख पाए। इसी के साथ में फिर आगे चले, फिर आप लोगों ने वीडियो देख ली, फिर नहीं देख पाए। अब सोचो ऐसे ऐसे करके आप लोग कितनी वीडियो छोड़ते जा रहे हो। ये जो वीडियो आप लोग छोड़ते जा रहे हो, एक तरीके से 15-20 दिन के अंदर में आप लोगों को दिखने लगेगा यार ये तो सर पे बवाल आ गया, इसको कैसे टैकल करना है। वो वाली सिचुएशन में आप लोग यहाँ पर आकर डल जाओगे। तो जब तक आप लोग अपनी चीज़ों को पंक्चुअल तरीके से लेकर नहीं चलोगे, रेगुलर तरीके से लेकर आप लोग उसको ख़त्म नहीं करोगे, तो आप लोग अगर अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखोगे तो आप लोग खुद ही अपने आप को बर्डन लगने लगोगे। आप लोगों को ये लगने लगेगा कि अब रहने देते हैं, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास में इतने सारे मेल आते हैं। तो 99% लोग यही सोचते हैं कि यार तैयारी नहीं है, अब की बार छोड़ देते हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, अगली साल भी फिर यही सोचोगे आप लोग बैठकर। क्यों? क्योंकि मैं इस एज से निकल कर आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग अगर पूरे साल पढ़ रहे हो, जैसे तैसे पढ़ रहे हो, ये आखिरी के टाइम पर अगर छोड़कर भाग रहे हो, ये आप लोगों की हमेशा नुकसान पहुंचाने वाली टेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कोशिश ये करनी है कि अपने आप को थामना है और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से इन्हेंस करना है और अच्छे से इंप्रूव करना है, अपनी चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चलना है। अगर रियलिटी में चाहते हो कि चीज़ों का सोल्यूशन निकले, यानी कि अगर आप लोग अपने दिमाग को समझ रहे हो कि आप लोग का दिमाग आप लोग के साथ में खेल रहा है, तो आप लोग इस गेम को बदल सकते हो। तो अब आप लोग डिसाइड कर लो, ठीक है। ये बातें मैंने आप लोगों को बता दी कि इसके अंदर से क्या क्या निकल रहा है और कैसे आगे चीज़ें बढ़ने वाली है। तो स्टेटस क्या है सोलर जो फोटोवोल्टिक हमारे देश के अंदर में, अगर इसके बारे में बात करें तो एक तरीके से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, तो ये भी आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। ग्लोबली इंडिया जो है वर्ल्ड में 4th हाईएस्ट सोलर फोटोवोल्टिक डेवलपमेंट करने वाला देश बना हुआ है आज के डेट में। इंडिया के अंदर में अगर बात करें इंस्टॉलेशन के बारे में, आप लोग खुद सोचो, इसके बारे में एक आर्टिकल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कि इसकी वजह से कितनी जॉब जो है वो हम लोग जनरेट कर पाए हैं। एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा आप लोगों से, जिससे चलते आप लोग चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है कितने लार्ज स्केल पर लोगों को जॉब प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि आज के डेट में अगर मैं आप लोगों को बोलूँ आप लोगों को अपने घर में जो है सोलर पैनल लगाना है, तो किसी कंपनी से लेकर आ रहे होंगे, वो किसी कंपनी में मैन्युफैक्चर किया गया होगा, कोई उसको सड़क में अगर उसको बात करें किसी टेम्पो में या कहीं रिक्शा पर लेकर आ रहा होगा, उसको भी जॉब मिलेगी। आप लोग के घर में कोई आकर उसको इंस्टॉल कर रहा होगा, उसको जॉब मिलेगी। उसकी सर्विस कोई प्रोवाइड करा रहा होगा, उसको जॉब मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सेक्टर हो चुका है जिसके ऊपर एक स्टडी की गई और बताया गया कितनी सारी जॉब यहाँ पर ये जनरेट कर चुके हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। और इंडिया जो है उसके अंदर में वन ऑफ द टॉप 5 लीडिंग फोटोवोल्टिक वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा 2050 तक का। तो ये अभी डेटा सामने निकल कर आ रहा है। अगर बात करें हमारे देश के अंदर में, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन CSI टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, वो डोमिनेटेड है। और जो टिपिकल PV पैनल होते हैं वो इसके द्वारा यहाँ पर बनाए जाते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर में CSI यानी कि जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिलिकॉन आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कैडमियम यहाँ पर टेलुराइड जो है उसकी थिन फिल्म लगती है यहाँ पर लगभग 7% की, यानी कि 93% जो है इसमें सिलिकॉन लगा होता है। तो ये एक तरीके से टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा कि मैक्सिमम अगर बात करें फोटोवोल्टिक सेल जो है
वो किस पर्टिकुलर चीज़ की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो जो वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उस वेस्ट को मैनेज करने के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर उस वेस्ट को हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ये आने वाले टाइम में हमारे गले की फांस बन जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ें स्टार्ट तो की थी पर लेकिन अब हम लोग वेस्ट ही जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला तो हमारा ये होना चाहिए कि हम लोग को कैसे वेस्ट जनरेट करना है और उसी के बारे में बात की जा रही है। अगर स्टेटस के बारे में आप लोग बात करेंगे, अभी 2016 में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी ने बोला कि इंडिया जो है कुड जनरेट ये 50,000 to 3,25,000 टन ये फोटोवोल्टिक वेस्ट 2030, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये मोर देन 4 मिलियन टन बाय 2050। ये बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं 2016 में बातें बोल दी गई थी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। और ये तो हमारे देश की प्रॉब्लम है। अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीका वेस्ट जनरेट कर पा रहे हैं, सोचो और भी कितने सारे देश होंगे जहां पर इसको बहुत ही तगड़े तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम तो टॉप प्रोड्यूसर और टॉप यूजर है भी नहीं अभी। आप लोग उनके बारे में सोचो जो टॉप प्रोड्यूसर भी हैं और टॉप यूजर भी हैं। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं इस वेस्ट को क्या रिसाइकल किया जा सकता है। तो फोटोवोल्टिक जो पैनल है यहाँ पर, ये इसके बारे में बात करें, कुछ पोर्शन जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, स्क्रैप में सोल्ड किया जा सकता है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जो ई वेस्ट पॉलिसी रूल है उसके हिसाब से। अगर आप लोग बात करेंगे 50% जो टोटल मटेरियल है उसको रिकवर्ड किया जा सकता है। ओनली अबाउट 20% वेस्ट जो है वो इन जनरल आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेस्ट जो है वो ट्रीट किया जा सकता है इनफॉर्मली, यानी कि आप लोग खुद देखिए आज के डेट में एक गाड़ी है वो बेकार हो चुकी है, उसका टायर निकाला जा सकता है, उसके रिम निकाले जा सकते हैं, हैंडल निकाला जा सकता है, ऊपर की स्टील निकाली जा सकती है, सब चीज़ें निकालकर उसका अलग अलग तरीके से उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको हैंडल किया जाए। तो आज की डेट में इनफॉर्मल हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है कि तोड़ के फेंक देते हैं, वो कोई ना कोई कचरे में से उठा के ले जा रहा है, वो सारी चीज़ें तो प्रॉपर वे में होना चाहिए। कई बार लैंड फिलिंग होती है, पोल्यूशन होता है सराउंडिंग में, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो आप लोग अगर एक तो होता है कि एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाएं उसके थ्रू हैंडल करो, और एक होता है कि अपने आप ही हैंडल हो रहा है यार, एक कहीं पे कचरा ले जाके फेंक दिया, वहां पे वेस्ट वाले जो है उसको उठा के ले गए, उसके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। ये सही सटीक सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया इनफॉर्मल हैंडलिंग जो है, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई निगरानी नहीं कर रहा है, जा ठीक है कोई आया उठाकर ले गया। तो यहाँ पर इनफॉर्मल हैंडलिंग जो है वो ग्रोइंग होती जा रही है। ओनली 20% जो है वो जनरल तरीके से हैंडल किया जाता है इनफॉर्मली सारा, यानी कि 80% जो है वो बस ऐसा है कि चल रहा है जैसे तैसे होकर, ठीक है। जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, उसको लैंड में फिल करने की कोशिश की जाती है, गड्ढा खोदा वहां पर दाब दिया। कब तक भाई साहब? वो तो बेसिकली उसके अंदर में सीसा है, कैडमियम है, वो तो बर्बाद कर देगा आसपास वाले एरिया में, पानी में चला गया अगर वो, तो कितनी सारी चीज़ें बर्बाद होती है आप लोगों को मिलेंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें हो जाएंगी। तीसरे नंबर की बात करें तो पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे मैंने बोला इसके अंदर में टॉक्सिक पाए जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ये साइनाइड, ये सारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे जो कि इसके अंदर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो खतरनाक चीज़ यहाँ पर क्रिएट होती है, आप लोगों को नजर आएगी। इसी के साथ में इग्नोरेंस, अगर हम लोग इन पर और ज़्यादा इग्नोरेंस करते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्पोजल कैसे होना है हम लोग इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। सप्लाई चेन कैसे होनी चाहिए, प्रोड्यूसर या ओनर या फिर कंज्यूमर, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। आप लोगों ने पॉलिथीन के मामले में आप लोग पॉलिथीन वाली बातें सोच लो। पॉलिथीन में क्या किया गया है, सबकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो फॉलो नहीं करेंगे तो कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। यानी कि एक तरीके से प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, तो ओनर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये जरूरी है। आज की डेट में बात करें, ये एक स्मॉल मार्केट है जिसमें रीयूज साइकिल के बारे में आप लोग बात करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात क्या होगी रेगुलेट करने वाला ही नहीं है, घर में कोई मुखिया ही नहीं है भाई साहब, अपने हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, जैसे जैसे चली जा रही हैं, मज़े में चल रही हैं सब चीज़ें। जब तक घर में कोई मुखिया नहीं होगा वो घर जो है सही तरीके से नहीं चलेगा, वो घर का पनपेगा ही नहीं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो घर का मुखिया बहुत ज़्यादा जरूरी है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसीलिए अक्सर देखा होगा जिस घर में मुखिया होता है तो सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में चलती हैं। तो इसलिए घर का मुखिया बनाना जरूरी है। तो क्या इसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिए गए हैं? इनिशिएटिव हैं, जैसे आप लोग खुद देख लीजिए। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी लाकर प्लास्टिक जो पैकेजिंग वेस्टिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल लेकर आए जा रहे हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेकर आया गया, यूपीएससी ने क्वेश्चन तक पूछा था यहाँ से। ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल लेकर आए। सेंटर पोल्यूशन जो कंट्रोल अथॉरिटी है यहाँ पर, तो है हमारे देश में चीजें, पर वही बातें हैं, किताबें हैं आपके पास में पर आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। आप लोगों के पास में है जजमा, पहले आप लोगों ने रिजल्ट दिए हैं पर लेकिन अब आलस आ रहा है, पढ़ ही नहीं रहे हैं उस चीज को।
तो चीज़ें होना और चीज़ों का इस्तेमाल होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मोबाइल है मेरे पास में, मैं उस मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ शानदार तरीके से लेक्चर देखने में, अपना अलग अलग मेरे मोबाइल में वही एप्लीकेशन है जिसमें मैं बेसिकली पढ़ाई की बातें करता हूँ, हम गेम वगैरह खेलते ही नहीं है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर जिस दिन से SLV एप्लीकेशन आया उस दिन से अच्छा लगता है फ़ोन में। मैंने कहा अच्छा जी। आप लोग ना कई बार इतने क्यूट क्यूट कमेंट करते हो, मतलब मैंने कहा दिल टच करने वाला। कह रहा है कि सर इसी की कमी थी प्ले स्टोर के ऊपर, जब से SLV सर्च करता हूँ प्ले स्टोर पर आता है तो दिल खुश होता है कि हाँ अपना भी कुछ है प्ले स्टोर के ऊपर। यही यार एक ऐसी चीज़ है मतलब जो दिल को छू के निकल जाती है, ठीक है। तो अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें करते हैं। बात करें आगे यहाँ पर, अगर बात की जाए, अच्छा किस किस ने, आपने सबने क्या स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है? डाउनलोड नहीं कर रखा है तो उसको डाउनलोड करिए। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें सोची जा रही हैं आने वाले टाइम में। तो अगर आप लोग उसको डाउनलोड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी जो चीज़ें उसके ऊपर आप लोगों को मिलने वाली हैं, ठीक है। अदर कंट्री कौन सी है जो इसको लेकर चल रही है? यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी देख रही है कि कैसे वेस्ट को मैनेज करना है, इलेक्ट्रिक वेस्ट उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट है। USA मैन्युफैक्चरिंग जो जापान है वो भी यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहा है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो बड़े बड़े यूज़र हैं आज की डेट में वो ऑलरेडी सोच रहे हैं कैसे इनको रिसाइकिल करना है, कैसे इनको आज की डेट में इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, और इसके ऊपर अलग अलग से काम किया जा रहा है। तो अगर वो देश काम कर रहे हैं तो हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको पीछे नहीं रहना है, हमको भी इसके ऊपर काम करना है। और उसी की वजह से मैं आप लोगों से इसके बारे में बातें कर रहा हूँ। क्वेश्चन बन सकता है और बन भी रहे हैं, इसलिए कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट कितना है यहाँ पर आप लोग खुद देख लीजिए। ये यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा कि डिस्क्राइब करना है बेनिफिट ऑफ द ड्राइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इन द कॉन्ट्रास्ट टू द, ये आप लोग याद रखिएगा, कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। क्योंकि बात क्या करते हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव चला रही है उससे क्या चीज़ें हम लोग लेकर चलते हैं। एमएसपी का प्राइस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप लोग बोलते हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से पंजाब वाले रीजन में जहां पर पानी कम है वहां पर भी आज के दिन में चावल उगाए जा रहे हैं, और बोल बोलकर साइंटिस्ट थक चुके हैं। पर लेकिन क्यों? आप लोग खुद एमएसपी दे रहे हो तो लोग तो उसी को उगाएंगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर, बहुत सारे इनिशिएटिव के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर खूब सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट आज की डेट में, पर लेकिन पता चला कल को यही इशू बन के सामने आ गया। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी कहाँ पर जाकर आप लोगों को कितना सपोर्ट करना है, ताकि जनता उसी तरीके से उसको इस्तेमाल करती रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ऑलरेडी आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया। बात की जा रही है इसी के बारे में, सोलर पावर प्रोडक्शन के बारे में, कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द सिलिकॉन जो वेफर यूज्ड फोटोवोल्टिक यूनिट होती है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आप लोगों को। सोलर पावर टैरिफ जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं सोलर एनर्जी कंजप्शन जो कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन नाइट टू? क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट, फोटोवोल्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये आज की डेट में ग्रोइंग इनफॉर्मल हैंडलिंग, यानी कि इनफॉर्मल हैंडल करने वाले बहुत ज़्यादा हैं इसमें। स्मॉल मार्केट जो है जिसको रीपर्पज किया जा सकता है और रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकिल, सॉरी कई बार ना जैसे ना सुबह से कुछ खाते नहीं बैठे रहते हैं कई घंटों तक, तो उसकी वजह से क्यों नहीं कई वो खाली खाली पेट वाली डकार आती है तो वही चीज़ें हो जाती हैं, 3-4 घंटे हो जाते हैं बैठे बैठे, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। कोई नहीं, मैनेज कर लिया करो कभी कभी ये छोटी छोटी सी हरकतें एब्सेंस होता है यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी का, वो भी दिक्कत है, और इग्नोरेंस ऑफ द एप्रोप्रिएट डिस्पोजल प्रैक्टिस। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। एक और क्वेश्चन है छोटी सी, आप लोगों को पूरा टॉपिक कवर करा देगी। इंडिया जो है वो आज के डेट में वर्ल्ड 4th हाईएस्ट सोलर फोटोवोल्टिक जो है डिप्लॉयमेंट कर रहा है, और इंडिया जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, बिकम द वन ऑफ द टॉप 5 जो आज के डेट में फोटोवोल्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आप लोगों की कि आसानी से फिर आप लोग भूलोगे नहीं। एक और क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक वेस्ट जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ई वेस्ट जनरेट किया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है सोलर पैनल और इसी के साथ में फोटोवोल्टिक जो है डिवाइस के थ्रू। फोटोवोल्टिक वेस्ट जो है वो सोल्ड किया जाता है एज स्क्रैप इन इंडिया, और ये इंक्रीज किया जा सकता है आने वाले टाइम में 4 से 5 गुना नेक्स्ट 2 डिकेड में। और बात की जा रही है कि ये टॉक्सिक मटेरियल लाइक लेड इसके अंदर देखने को मिलता है। तो आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार तसल्ली में आंसर दे लो, फिर आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। तो इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले आंसर क्या है, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो आंसर है यहाँ पर, एक सेकेंड, आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि 1 और 3। ये क्यों गलत है? क्योंकि मैंने 1 डिकेड बोला था, आप लोगों को याद होगा नेक्स्ट डिकेड में, ना कि 20 सालों में। डेकेड कितने होते हैं? डेकेड में 10 साल होते हैं, तो ये आप लोग याद रखेगा। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया।
ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले जो पूछा आप लोगों से, ग्लोबली क्या क्या कंडीशन यहाँ पर चल रही है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर आप लोगों से पूछ जाए तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि वन ऑफ द टॉप 5 लीडिंग प्रोड्यूसर, वेस्ट प्रोड्यूसर यहाँ पर 2030 तक का। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं आंसर क्या है यहाँ पर। ये कब तक है यहाँ पर, ये 2050 तक का है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 20 साल बाद हम लोग टॉप 5 में आएंगे, ऐसे नहीं कि हम लोग यहाँ पर अभी से पहुंच गए। तो ये आंसर आप लोगों का यहाँ पर ए हो गया। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। और ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर है डी, यानी कि कोई सी भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि थर्ड बोला गया है। अभी तो हम लोग जैसे तैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया अभी कौन से नंबर पर है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। और ये सोलर एनर्जी कंजप्शन जो है ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक अलग से भी एग्जाम में पूछ लिया गया था अभी। इसके लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो चीज़ों को हैंडल करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर डी हो गया। और ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, तो इसको कहते हैं टॉपिक को तसल्ली में तैयार करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। पूरा इशू क्या है, प्रीलिम्स के लिए भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर इनिशिएटिव भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम इससे आने वाले टाइम में हो सकती हैं। तो तसल्ली में इंटरव्यू के अंदर भी अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि कैसे इसको हैंडल करना चाहिए, तो इसको इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में लेकर आना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, प्रॉपर रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। तो कैसा लगा टॉपिक, सही से बताना। क्या कोई डाउट है तो उसको दूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पर आए हो तो डाउट छोड़ के जाना। ठीक है, फीडबैक जरूर देना, जैसा भी आप लोगों को लगता है। आर्टिकल 1 सेकंड लगती है, बता सकते हैं लाइक या डिसलाइक कर। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आज की डेट में सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और फिर बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रखा है। तो नोटिफिकेशन तभी आएगा ना जब सब्सक्राइब करोगे यार, तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए आप तक। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पॉलिटी की न्यूज़ है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बात की जा रही है पार्लियामेंट के द्वारा क्लियर किया जा रहा है कंपटीशन अमेंडमेंट बिल। कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट में सब अवेलेबल रहें एक तरीके से, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है छोटी छोटी मछलियों को खा जा रही हैं। आज के डेट में एजुकेशन फील्ड में आप लोग देखोगे हर एक इंसान को मार्केट में कोई ना कोई खरीदने वाला बैठा हुआ है। ठीक है, अभी जब से आप लोग देखोगे जब से ऐप लॉन्च हुआ है, पहले ये इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं थी, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। डेली कोई ना कोई मेल आता है कि सर हमारे साथ में कोलैबोरेट कर लो। मतलब पहले नहीं आता था, अब इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है जिसकी कुछ हद नहीं। आज की डेट में 3-4 मेल डेली देखने को मिल जाते हैं। तो यानी कि इंसान जो है ना, जब कोई स्टार्ट करता है कुछ भी चीज़ें तो मन करता है कि उसको अपने अंडर में ले लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, कभी कुछ ऐसा करके निकल जाए जो कि हमारे हाथ से बाहर निकल जाए। आप लोग देखो व्हाट्सएप को, अगर अभी देखो आज के डेट में फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीद लिया, उस इंस्टाग्राम आज के डेट में फेसबुक के हाथ में। बड़ी बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनी को सबको एक तरीके से अपने कंट्रोल में लेते चले जाते हैं ताकि इससे पहले कि वो आगे बढ़े। तो ये गलत चीज़ है। इससे क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन नहीं बन पाता है। वो फिर अपने हिसाब से माल जो भी बनाते हैं उसको बेचते हैं और फिर मनचाहा लोगों से जो है पैसा ठगते हैं। तो मर्जर और एक्वाइजेशन के थ्रू भी यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि कम से कम कंपटीशन बना रहना चाहिए। और इसी को लेकर यूरोपियन यूनियन की बात कर लो, चाहे आप लोग यूएसए की बात कर लो, अलग अलग देश जो है वो इस चीज़ को लेकर बड़े सख्त हो रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनी को खा जा रही है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, सबने अपने अपने राज्य के बारे में बताया। तो कर्नाटका टॉप था जस्टिस डिलीवरी में और यूपी ने नीचे से टॉप किया था। तो कई सारे यूपी वालों के कमेंट थे, बोले थे कि सर बेइज्जती हो जाती है कई बार जब ऐसे ऐसे न्यूज़ आती है। देखो यार, बेइज्जती की बात नहीं है, बात यहाँ पर है कि हम लोगों को चीज़ें इंप्रूव करनी है। कहीं ना कहीं एक तरीके से चीज़ें इंप्रूव कर आगे बढ़ेंगे। तो इज्जत बेइज्जती की तरीके से नहीं लेना है। अगर कोई सब्जेक्ट आप लोगों का वीक है तो उसको इज्जत बेइज्जती की तरीके थोड़ा ना लेना है, उसको इंप्रूव करना है, ऐसे लेना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी सर्विस टैक्स को लेकर बात की जा रही है कि सर्विस टैक्स विल नॉट बी लिव ऑन द कॉर्पोरेट गारंटी। ठीक है, तो ये बाय द पेरेंट जो कंपनी है और इस्ट सब्सिडरी, तो यहाँ पर इसको लेकर कई बार इशू रहते, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियरेंस दिया है। बाकी मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था कि कौन कौन सा क्या क्या यहाँ पर किस तरीके से रैंक आ रही है बड़े और छोटे के बारे में। तो बड़े भाई छोटे भाई, उन्हें एक यूएई के हैं वे बड़े भाई छोटे भाई, उनकी कई बार वीडियो आती है सामने, वो मज़े लेते रहते हैं। तो ये ऐसे ही है कि स्मॉल स्टेट और बिग स्टेट देखा किस किस ने देखा है उनको, दोनों वे मतलब मज़े लेते रहते हैं लोगों के। फ़ोन आया, फ़ोन फेंक दिया, कह रहा है ये भी कोई फ़ोन है, अब नया फ़ोन ले लो। कई बार तो लोग ना चढ़ जाते हैं उनके सर पे, हरकतें ऐसी होती हैं। चलिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात आप लोग बोल सकते हैं, इंडिया इलेक्ट हो गया है एज ए मेंबर यूएन स्टैटिकल कमीशन नार्कोटिक ड्रग एंड द प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन बोर्ड ऑफ द जॉइंट यूएन प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स। तो इसका मेंबर हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे संविधान के अंदर में जब पार्ट 4 में आप लोग जाओगे तो उसमें DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। उसके अंदर में एक आर्टिकल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, आर्टिकल 47। वो बात करता है कि जो नार्कोटिक वगैरह है इनको साइड में रखना है और स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ का ध्यान रखा जाए।
तो उससे रिलेटेड भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। कौन सा आर्टिकल जो है वो मैटरनिटी लीव के बारे में बात करता है। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन जब लेबर लॉज के लेक्चर मैंने लिए थे उसमें आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था। देखता हूँ कौन इसका सही आंसर देता है, ठीक है, तो बताइएगा जरूर। यहाँ पर I&B मिनिस्ट्री और अमेजन इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बात की जा रही है कोलैबोरेट कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ के लिए, वो है क्रिएटिव इकोनॉमी। अच्छा, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कोई सी ऐसी क्रिएटिविटी है आप लोग के अंदर में, यार ये फील्ड में हम लोग मतलब एक तरह कोहराम मचा देंगे, ऐसी कौन सी क्रिएटिविटी है अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो देखता हूँ कौन आंसर देता है, आंसर जरूर देना। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी IB है और अमेजन ये मिलकर काम कर रहे हैं। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा अप्रूव किया गया ग्रांट 30 करोड़ रुपए का, ताकि हमारे देश के अंदर में ये बात की जा रही है वैकुंठ मेथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इस्टेब्लिश की जा सके। तो एक जब कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का फायदा होता है, मिलजुल कर आगे बढ़ने वाली बात होती है, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से नाम से हमारे देश से मिनिस्ट्री तक भी लेकर आएगी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, मैंने कई बार आप लोग को पढ़ाया कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हमारे देश के किस किस आर्टिकल में ऐड किया गया था। इवन यूपी PCS के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं, और अभी पेपर होने जा रहे हैं आप लोगों के सारे यूपी PCS के भी और UPSC के भी, तो बिल्कुल सटीक तरीके से लगे यार और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ये वीडियो देखने में बहुत सारा फायदा आप लोग का ये होता है, बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन भी आप लोग का हो जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा अनवील किया गया प्लान 250 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आने वाले 5 साल में, तो देखो कितना अच्छे से हम लोग चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा बात की जा रही है कि अभी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेविंग स्कीम के ऊपर बढ़ाया जा रहा है 70 बेसिस पॉइंट, ताकि लोगों को अच्छा खासा पैसा मिले, तो ये अच्छी बात है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर हाईएस्ट एवर रिवेन्यू अभी यहाँ पर देखने को मिला 26,000 करोड़ 26,500 करोड़, तो यानी कि अभी हमारे देश के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है डिफेंस के मामले में अगर बात करोगे। वर्ल्ड बैंक के द्वारा फोरकास्ट किया गया 6.3 जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो ये याद रखिएगा। अभी यहाँ पर ये डिक्रीज कर दिया गया, पहले जो था उसके कंपेयर में, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था ये, ठीक है। इंडिया के अंदर में गुड्स एक्सपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो 9 मंथ का हाईएस्ट देखने को मिला, और हम लोग एक्सपोर्ट का डेटा भी अभी लेकर आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट का हमारा टारगेट क्या है 2030 तक का, बताइए, आर्टिकल डिस्कस किया था, ठीक है। EXXON मोबिल ये कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करने वाली है 900 करोड़ यानी कि 110 मिलियन। इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली रायगढ़ महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करेगी, लुब्रिकेंट प्लांट लगाएगी, तो फायदा क्या होगा, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है लोकल एरिया में। जब कोई ऐसा प्लांट लगाते हैं तो बहुत फायदा देखने को मिलता है लोकल इकोनॉमी को, ठीक है। तो समझ सकते हैं बहुत सारे देश रोते रहते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, हमारे यहाँ पर आए, पर लेकिन पहुँचता कहीं और है। नासा यानी कि जो USA की जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा 4 लोगों को मून पर भेजा जा रहा है, यानी कि ट्राई कर रहे हैं। पहले इन्होंने खाली भेजा, फिर मेंबर भेजे, वो चक्कर काट के आएंगे, और फिर यहाँ पर तीसरी बार में ट्राई किया जाएगा, फुल वहाँ पर लैंडिंग की जाएगी। कई सारे लोग इनकी मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम इतने साल पहले अपोलो मिशन भेजकर ऑलरेडी लैंड करा चुके हो लोगों को, तो अब लैंड क्यों नहीं करा पा रहे हो। तो 100-200 ज़्यादा ले लो पर लैंड करा दो यार। देखिए वो वीडियो। इसरो ने सक्सेसफुली यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट है इसरो का, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसरो के द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया कि रीयूजेबल व्हीकल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा अप्रूव किया गया है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2030, जिसके अंदर में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है। तो इसरो जो है वो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर वाले आकर काम करें, इससे फायदा क्या होगा कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसरो के ऊपर नहीं रहेगी, ठीक है। तो सारे लोग जो है मिलकर काम करेंगे अच्छे से, ओके। ईरान के द्वारा अपॉइंट किया गया फर्स्ट UAE एम्बेसडर 2016 से अगर बात करेंगे, ईरान और UAE के रिलेशन जो है वो यहाँ पर सुधर रहे हैं, अच्छी बात है यहाँ पर ये। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ये अभी विजिट पर है चाइना की, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। और यूरोप के जो कमीशन के यहाँ पर प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है यहाँ पर उर्सुला वॉन डे लियन, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बीजिंग में पहुंचे हुए हैं। रीज़न क्या है, रीज़न सीधा सीधा ये कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो रस्साकसी चल रही है उसको बंद किया जा सके, तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है यहाँ पर, ये नॉट फाउंड इन एनिमल सैंपल, ये बात बोली गई यहाँ पर, सी फूड में बोला गया था पाया जा रहा है, तो इसके ऊपर स्टडी की जा रही है कहाँ से निकल कर आया, और चाइना किसी को बता नहीं रहा है, ठीक है। चाइना खेल रहा है कि ढूंढ सको तो ढूंढ लो, हम छुप गए हैं, ठीक है। USA और साउथ कोरिया जो है वो मिलकर ड्रिल कर रहे हैं यहाँ पर, इसी की वजह से नॉर्थ कोरिया कहता है कि बॉम्ब फेंक दूंगा तुम्हारे ऊपर बार बार, जब US ऐसी ऐसी हरकतें करता है। तो B-52H बॉम्बर जो यहाँ पर स्ट्रेटजिक जो बॉम्बर भी इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में, ठीक है।
आगे चलते हैं यहाँ पर वाइस एडमिरल संजय, ये नाम याद रखिएगा, जसजीत सिंह जो है ये वाइस चीफ बन गए हैं नेवी के। एयरफोर्स आर्मी नेवी के जो चीफ है कौन है, और आज के डेट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ये जरूर बताएगा, ये भूल मत जाना, ठीक है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी यहाँ पर बेसिकली कोप इंडिया ये एक्सरसाइज स्टार्ट की जा रही है यूएस एयरफोर्स के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल एयरबेस में। यह 2004 में स्टार्ट की गई थी। एक्सपर्टीज इन्वॉल्व रहती हैं एक दूसरे के साथ में, और लास्ट एडिशन जो था 2019 में था। अभी यहाँ पर ये आप लोगों को नेक्स्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। जर्मनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, वो इंडिया के साथ में मिलकर उनको हमको सबमरीन देने की बात कर रही है। तो देखो आने वाले टाइम में हमारा जो प्रोजेक्ट 75I है, ये हमारे देश के अंदर में सबमरीन पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो कितने अच्छे से हम लोग इसको आगे लेकर चल पाते हैं, तो उसी के बारे में है। बाकी जो एक्सरसाइज बोली है इंडिया के बीच में और यूएसए के बीच में, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। कल को क्वेश्चन पूछ रहे तो कुछ बातें हैं यहाँ पर कि कैसे हमारे बीच में लिमोवा वगैरह ये सारे आप लोगों को पता है ना, हमारे बीच में कई सारे एग्रीमेंट है। जैसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम जो एग्रीमेंट है 2016 का है, ठीक है। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 का है। बेसिक एक्सचेंज ये 2020 का है। तो इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी कई बार आ जाता है। इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में कई बार पूछे तो इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। न्यू इंडिया लिटरेरी प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय किस विच मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लोगों को ये बताना है सही आंसर क्या है। देखता हूँ कौन आंसर देता है सही। स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली जिसके द्वारा लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो रिलीज किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर केरला, तो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब के बारे में। तो ये इनोग्रेट किया जा रहा है कहाँ पर, केरला, उड़ीसा, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर यहाँ पर क्या है, इंडिया के द्वारा रिसेंटली साइन किया गया डिफेंस एग्रीमेंट विद किस कंट्री के साथ में, बेलारूस, रोमानिया, आइसलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये सी सेट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग को अटेम्प्ट करना है। और जब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हो तब तक मैं आप लोगों का कवर करा देता हूँ एक वेटलैंड। दोस्तों वेटलैंड आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये है हैदरपुर। हैदरपुर वेटलैंड, इसको हिंदी में आर्द्रभूमि बोलते हैं आप लोग यहाँ पर। ये बेसिकली वेटलैंड है जो फीड किया जाता है गंगा के द्वारा और सलोनी रिवर के द्वारा। तो गंगा और सलोनी रिवर आप लोग याद रखिएगा, ये हिमालय से ओरिजिनेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूपी के अंदर में बिजनौर और जो मुजफ्फरनगर वाला रीजन है, मुजफ्फरनगर याद है 2013 के जब दंगे हुए थे तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो यहाँ पर ये उस रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो हैदरपुर वेटलैंड है उसी के साथ में कनेक्टेड है। यहाँ पर बेसिकली जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ये मैन मेड वेटलैंड है, इनके लोगों के द्वारा बनाए गए थे 1984 में, और इसको अभी 2021 में 47th रामसार साइट का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी आ गए थे। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आप लोगों से डायरेक्ट बनते हैं, तो कन्फ्यूजियाना नहीं है जब ऐसे क्वेश्चन बने तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर कौन सी जो मिनिस्ट्री है इसको इंप्लीमेंट करने वाली, तो एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, तो याद रखिएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री ही काम करेगी। बाकी एक्सप्लेनेशन सारा है आप लोगों के सामने। इनके द्वारा न्यू लिटरेरी प्रोग्राम जो है ये अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है 2022-23 से लेके 2026-27 तक का। तो इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च किया जाना है, ये याद रखिएगा। पर लेकिन जो टारगेट है किसका है, कौन सी मिनिस्ट्री का, ये बेसिक चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं कहाँ पर हम लोग लेक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है तेलंगाना, यानी कि आंसर यहाँ पर सी है। तो याद रखिएगा यहाँ पर लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया तेलंगाना के द्वारा, जिससे कि जो खासकर अगर बात करें एम है 50 से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ और जो अराउंड द हैदराबाद उनको ढंग से डेवलप किया जा सके। तो 50 से ज़्यादा लेक और 25 से ज़्यादा ग्रेट जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर यहाँ पर चीज़ों को सुधारा जाएगा। 25 से ज़्यादा यहाँ पर एरिया में काम करने की बात की जा रही है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर ये स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब के बारे में बात करें तो गुजरात के अंदर में चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और गुजरात में भी कहाँ पर, ये देखिए इनोग्रेट किया गया अहमदाबाद के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं आप लोग, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। और काफ़ी प्यारी सी सिटी है यार, मैं जब विजिट किया था यहाँ पर तो मतलब एक तरीके से बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही प्यारे से लोग हैं यहाँ पर। एक तरीके से ना आप लोग बोल सकते हैं कि शांत स्वभाव वाले लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोग नॉर्थ में आप लोग जाओगे दूसरे एरिया में, तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। बाकी अगर बात करें इंडिया के द्वारा रिसेंटली साइन किया गया डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो ये याद रख सकते हैं आप लोग किसके साथ में, तो ये है रोमानिया के साथ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। सी सेट का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो इसको। सॉल्यूशन है इसका ए यानी कि 5, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग देखते हैं तो ए होगा इसका सॉल्यूशन। डायरेक्ट आप लोगों के सामने है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके।
आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ, कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाता हूँ। आप लोगों को हर जगह फायदा पहुंचाएंगे, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग के साथ साथ में और भी कई जगह फायदा देखने को मिलेगा। पहला शब्द जो है ये है हीडिंग। हीडिंग का मतलब है ध्यान देना, यानी कि अटेंशन पे करना। जैसे बोलेंगे एक लेक्चर पर अटेंशन देकर रखना, तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसको बोलते हैं हीडिंग। तो ये याद रख सकते हैं, ध्यान देने वाली बात होती है। तो ध्यानचंद बनने का, अगर जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो ये शब्द है फिस्टिकस। ये कई बार गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कई बार मुक्केबाजी बोलते हैं, चीज़ों का अस्वीकार करना, ठीक है, कि हाँ हमको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है, उसको बिल्कुल अपोजिट में जाकर काम करना। तो किसी के लिए हाँ न बोलने वाली बात हो गई यहाँ पर। तो ये फिस्टिकफ्स जो है वो शब्द यूज़ किया जाता है कई बार। किसी पर्टिकुलर एरिया का जो विशेषज्ञ है उसे कोनिसेंटी आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि ये विशेषज्ञ है इस पर्टिकुलर एरिया में। जो कि विद्वान होता है, एक परखर इंसान बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो टिका हुआ है, ठीक है, एक तरीके से जानता है सब कुछ। स्टेपल का मतलब होता है प्रमुख। आप लोग बोलते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जो फेमस चीज़ होती है एक तरीके से, ठीक है, मुख्य हिस्सा होता है किसी चीज़ का, तो ये भी बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये शब्द भी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट शब्द आप लोगों के सामने है, ये है फ्रेकश, यानी कि कोलाहल, यानी कि शांति न रखना। तो ये शब्द भी आप लोगों के लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस जरूर फॉर्म करना अगर चाहते हो अच्छे से चीज़ों को याद रखना। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताएगा। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, और जिसको नोटिफिकेशन नहीं आता है वो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, वरना दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं। ये मेरे हाथ में नहीं है यार, क्या कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग अपने हाथ से भी। तो टाइम पर आ जाए कि ये वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल जाती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और लेक्चर आज के दिन में जो ऐप पर जुड़े हुए हैं, तो 6-7 लेक्चर आप लोग डेली चलेंगे, तो थोड़ा सा कमर कस लेना, क्योंकि ऐसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, वरना इतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अच्छे से कवर करेंगे सारे लेक्चर, अच्छे से ध्यान से देखते रहो, अपना एक तरीके से बैकलॉग मत बनाना। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।